गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ कंप्लीट हिंदी का सिलेबस। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पूरे हिंदी को कंप्लीटली, और साथ में इससे हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। और इस हिंदी के अंतर्गत मैं पूरे कोर्स को कवर किए हुए थ्योरी के साथ 100 प्रश्न लूंगा। और ये वीडियो 2 घंटे के आसपास का या 2 घंटे से भी ऊपर का होगा। तो इसमें कंप्लीट एक मैराथन क्लास है, समझ जाइए ये। और इसमें पूरे कोर्स को कवर किया गया है। और इसमें मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा, एक प्रश्न के और एक ग्रामर पार्ट के, जिससे आपको दोनों मिलाकर पूरे कोर्स कंप्लीट होते हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन पीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरे कंप्लीट हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। 100 प्रश्न, इससे बाहर सिलेबस आपको कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल व्यापम के साइड पर केवल सामान्य हिंदी लिख दिया गया है, अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो करने के स्टार्ट करने के पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो का आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। और चाहे तो आप साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल टीजे सर ब्लॉग 2, साथ में मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये 100 प्रश्नों के साथ एक ग्रामर का भी पीडीएफ दूंगा, ग्रामर। और उसमें पूरा हम लोग देखेंगे कि हिंदी के ग्रामर के जितने भी है वो बिल्कुल डिटेल से है, सारे उदाहरण है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम हमारे इसमें देखते हैं कि हम इस हिंदी में मैंने 10 भाग किए हैं, और 10 भाग से हम लोग 10-10 प्रश्न करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले देखते हैं हम सिलेबस में क्या क्या चीज हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा सामान्य हिंदी का जो सीजी वार्ड बॉय और आया भर्ती एग्जाम का हम लोग आज देखने वाले हैं, सामान्य हिंदी का क्लास। तो इसमें हम लोग मैंने इसको सामान्य जो हिंदी है उसको 10 भागों में मैं इसका सिलेबस बनाया हूँ, सामान्य हिंदी को। और ये आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप सीजी टेट दो या टेट या और कोई भी एग्जाम जिसमें भी सामान्य हिंदी आएगा, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें कंप्लीट लगभग सभी चीजों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग सभी भागों को देखते हैं कि कौन कौन सा भाग इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत भाग 1 में भाषा एवं व्याकरण की कुछ बातें हम रखेंगे। फिर भाषा की परिभाषा, स्वरूप, हिंदी भाषा का इतिहास और विकास, और हिंदी वर्णमाला, और साथ में इसमें क्या होगा, संधि होगा, जिसमें तीनों संधि शामिल रहेगा। और हर एक भाग से हम लोग 10-10 सवाल भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और साथ में इसका थ्योरेटिकल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे शब्द और उसकी संरचना का। इसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय, समास के सभी प्रकार, संधि और समास के भेद, मतलब संधि और समास में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज दूसरे भाग में मैंने शामिल किया है। तीसरे भाग में हम लोग देखें तो तीसरे भाग में शब्द भेद, या जिसको अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से संज्ञा और उसके प्रकार, सर्वनाम उसके प्रकार, विशेषण, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, सहायक क्रिया और क्रिया विशेषण, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। चौथे भाग में हम लोग देखेंगे वचन, लिंग और कारक, और इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और कारक चिन्ह और उनका प्रयोग हम लोग देखेंगे। पांचवें भाग में हम लोग देखेंगे काल और वाक्य रचना, जिसमें काल में हम लोग तीनों काल वाच्य देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वॉइस। वहां हम लोग केवल एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस पढ़ते थे, यहाँ पर हम लोग 3 वाच्य पढ़ेंगे, कर्तु, कर्म और भाववाच्य। साथ में हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हम लोग देखेंगे। और वाक्य का अशुद्धि शोधन, मतलब वाक्यों में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको हम लोग जानेंगे। अगला भाग 6 में हम लोग देखेंगे शब्द ज्ञान और प्रयोग। तो इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द देखेंगे। 7वें भाग में हम लोग देखेंगे लोकोक्ति और मुहावरे, और इसके अंतर्गत प्रमुख लोकोक्ति, मुहावरे और उनका अर्थ प्रयोग से संबंधित
10 सवाल। अगला हम लोग देखेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश, इस पर आधारित प्रश्न, और इसमें मुख्य रूप से हम गद्यांश पद्यांश न लेकर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं उन चीजों पर, क्योंकि आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिसमें 2-4 लाइन का गद्यांश दे दिया जाएगा आपको या पद्यांश, और उससे नीचे में 4-5 प्रायः 5 प्रश्न दे दिया जाता है और उसी से सवाल पूछा जाता है। 9वें भाग में हम लोग देखेंगे बर्तनी और विराम चिन्ह, जिसमें शुद्ध अशुद्धि बर्तनी, बर्तनी सुधार का नियम, विराम चिन्हों का प्रयोग और सामान्य अशुद्धियां और उनका सुधार देखेंगे। और अंतिम और 10वें भाग में हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रमुख साहित्यकार है और उनके काव्यों को देखेंगे। साथ में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के भी बारे में जानेंगे, और सभी कालों के जो कवि या रचनाकार है या साहित्यकार हम बोले, चाहे वो कवि हो या लेखक, उनको जानेंगे। और उनके साथ में क्या जानेंगे, हम उनकी रचनाओं को, जो प्रमुख रचना है उनको जानेंगे, और साथ में हम लोग 10 सवाल जानेंगे। तो दोस्तों ये आपके 10 प्रमुख भाग है जिसको मैंने सामान्य हिंदी को डिवाइड किया है। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो आपको कंप्लीट हिंदी का डिटेल जानकारी प्लस 100 MCQs भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यदि बहुत अच्छा पसंद आए तो आप जरूर हाइप देंगे, और यदि ऐसे ही और वीडियो यदि पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब बिना देरी के हम लोग फर्स्ट भाग, जो भाषा एवं व्याकरण की मूल बातें हैं, वहां हम शुरू करते हैं कि हमारा भाषा वास्तव में क्या होता है। तो भाषा क्या होता है, विचारों और भावनाओं की क्या होता है, वास्तव में अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन होता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को सामने वाले के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। हम लोग देखें हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा वास्तव में क्या होता है, इंडो आर्यन शाखा की भाषा है, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको भाषा और लिपि में डिफरेंस जानना है। जो हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, और जिसमें हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो हम लोग जो बोलते हैं, हमारी जो भाषा है वो क्या है, हिंदी है, और हम लोग जो लिखते हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब देवनागरी लिपि और हिंदी दोनों रिलेटेड है। बोलते हम हिंदी में हैं, लिखते हम देवनागरी में है। और यदि हम लोग देखें इसको, तो हिंदी भाषा का विकास जो है वास्तव में प्राकृत भाषा से हुआ था। प्राकृत भाषा की सुधरते हुए आगे संस्कृत हुआ, संस्कृत से अपभ्रंश करते फिर हमारा क्या हुआ, प्रारंभिक जो है आधुनिक हिंदी तक पहुंचा। यदि इसमें हम लोग देखें तो बहुत सारे बीच में जो बोलियां हैं जिससे हिंदी का विकास हुआ, जैसे ब्रज भाषा, अवधी बोली, खड़ी बोली, बुंदेली, मगधी, मैथिली, ये सभी चीजें क्या है, ये बोली जाती। और आज की जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली पर आधारित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का विकास वास्तव में इसकी मातृभाषा क्या माना जाता है, संस्कृत माना जाता है। संस्कृत से ही आगे प्राकृत संस्कृत, और आगे जाके क्या हमारा विकसित हुआ, हिंदी भाषा विकसित हुआ। तो जिसमें कई बोलियां जो है ये सभी हिंदी का ही क्या है, रूप है, भ्रंश है, जो अलग अलग क्षेत्रों में ये बोली जाती है। जैसे जो हमारे कवि हुए तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये सब इन्होंने ब्रज, अवधी, इन अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके अपने काव्यों की रचना की। अब आगे हम लोग जानते हैं हिंदी। तो हिंदी को मुख्य रूप से हमारा, क्योंकि ये भाषा ही है हिंदी, तो इसलिए इसमें अब हम हिंदी के वर्णमाला देखते हैं कि हिंदी का वर्णमाला कैसे होता है। तो वास्तव में आपको डिटेल से जानना है कि आपको, जैसे हमको लगता है हम हिंदी भाषी है, लेकिन अचानक से आपको बिना पढ़े पूछ दिया जाए कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी में कितने स्वर होते हैं। तो ये स्वर लिखे हैं कितने हुए, 11। और यहाँ पर हम लोग देखें तो जो व्यंजन है वो कितने होते हैं, क से लेकर त्र तक, ये 23। और अयोग्य जो वर्ण होते हैं, मतलब वास्तव में अम, अह और ये अनुस्वार, तो ऐसे करके, तो वास्तव में यदि अम और अह को हम लोग कर दें स्वर में, तो ये क्या हो जाता है, 13 स्वर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको अलग रखा जाता है और इसको क्या है, अयोग्य वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने
संधि को, कि संधि क्या होता है। तो संधि ज्यादा हम लोग उतना डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें कंबाइन है, तो लेकिन हम तीनों संधि को हमको जानना जरूरी है कि दो संधि, दो ध्वनियां या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है, संधि। अर्थात जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनके कारण जो जो परिवर्तन आता है या दोष आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोला जाता है। और ये संधि हम लोग देखें तो तीन प्रकार का होता है, और ये तीनों संधि कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या होता है, विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या होता है, जब दो वर्णों में स्वरों के बीच आपस में मेल होता है, दो वर्णों स्वर वर्णों के बीच, तो उसको क्या बोला जाता है, स्वर संधि। इसी प्रकार से व्यंजन में क्या होता है, जब व्यंजनों के बीच मेल होता है तो उसको क्या बोला जाता है, व्यंजन संधि। और जब विसर्गों के बीच ऐसा मेल होता है तब उसको क्या बोला जाता है, विसर्ग संधि। इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे ये विसर्ग कहलाता है और ये इससे मिला तो ये क्या हो जाएगा, दुख होता है। तो इसमें कई सारे शब्द ऐसे आपको मिलेंगे, है ना, मतलब बहुत सारे हैं, तो आप इसको और देख लेंगे शब्दों को। और हम लोग स्वर संधि, तो इसमें इस प्रकार से रामेश्वर, तो रामधन ईश्वर, और यहाँ पर उच्चारण अ होता है, यहाँ ई, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए। और यहाँ पर हम लोग देखें तो स्वर और व्यंजन होते हैं, यहाँ पर जैसे तत्, अ का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पर ज का आ रहा है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इसके भी हम यदि पर्टिकुलर संधि को पढ़े तो उसका भी बहुत सारे डिटेल है। स्वर संधि के कई प्रकार है, व्यंजन संधि के बहुत प्रकार है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सामान्य हिंदी में आपको उतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर संक्षेप में हम लोग, जो कि हमको सभी को कंप्लीट रूप से पढ़ना है, तो हम लोग केवल ऐसे थोड़े मतलब मुख्य रूप से जानेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। बाकी इसके भी हम लोग जानते हैं 6 प्रकार है, यण, वृद्धि, लघु, दीर्घ है, ये सब चीजें, तो उसको हमको आप देख सकते हैं, लेकिन पेपर में हम लोग देखेंगे तो प्राय यही मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके जो हमारे MCQ सवाल है वो, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो प्रश्न किया उसके आधार पर इसके हम लोग लेते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की शाखा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की शाखा है, अभी हमने देखा कि ये क्या है, हिंदी जो है वो इंडो आर्यन, मतलब इंडो मतलब इंडिया समझ जाइए, आर्यन मतलब जो आर्य लोग भारत आए थे, है ना, तो वो चीज है, तो इंडो आर्यन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा खड़ी बोली किस भाषा का आधार है। तो खड़ी जो बोली है किस भाषा का आधार है, तो ये किस भाषा का आधार है, आधुनिक मानक हिंदी का ये आधार है। ये हम लोग देखे हैं ऊपर में ही, तो जितने हम पढ़े हैं उसमें से हम लोग भी खास चीजें देखेंगे। हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर ऐसे में हम लोग 13 भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन हिसाब से अम और अहा को बताया कि उसको अलग से वर्ण के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सही आंसर कितना लेंगे, 11। तो हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं संधि, तो राम धन ईश्वर, रामेश्वर, यह किस संधि का प्रकार है। तो इसमें आपको थोड़ा सा संधि और आप देख लेंगे संधि को, तीनों संधि को, लेकिन उतना ज्यादा डीप आपसे यण संधि और संधि ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम जब 8th लेवल तक पढ़ते हैं तो शायद उतना डिटेल से हम इसको नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, हम लोग देखे हैं स्वर संधि का, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, स्वर संधि। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा अयोग्य वर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है अयोग्य जो वर्ण है वो 3 कहे गए हैं, अम, अहा, अम, ऐसे करके। अहा मतलब ऊपर में चंद्र बिंदु वाला, ये वाली। तो यहाँ पर हमारा अयोग्य वर्ण कौन सा है, अम। अगला है हमारा, यहाँ पर ये चीज ये दिया हुआ है, अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार, ये 3 अयोग्य वर्ण कहे गए हैं। सत, धन, जन किस प्रकार की संधि है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या आया है, व्यंजन, है ना, तो इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा हमारा, व्यंजन। और विसर्ग में कहाँ पर आएगा, तो ऐसे करके आएगा, मतलब वहां हलंत आएगा, ह जहां पर उच्चारण होता है। तो व्यंजन व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन संधि होता है। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा था, तो हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण इसमें से
किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? जॉन गिल क्राइस्ट ने लिखा था सर्वप्रथम हिंदी का व्याकरण, है ना। इसका पुस्तक है, मतलब जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, मतलब हिंदुस्तानी लैंग्वेज है ये, मतलब उनका थोड़ा जानते हैं, हिंदुस्तानी ऐसे थोड़ा अंग्रेज है तो उसके कारण। और ये कब लिखा गया था? 19 मतलब 1796 में लिखा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा दुख किस संधि का उदाहरण है? तो दुख जो होता है वो किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये दुख के बाद हमको क्या मिला है? विसर्ग लगा है, तो इसलिए किसका उदाहरण है हम लोग देखेंगे? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला हम लोग देखते हैं पाली और प्राकृत भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? तो पाली और प्राकृत भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश। और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर किसका विकास हुआ? हिंदी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, वही बताया, प्राकृत से संस्कृत, संस्कृत से कहाँ तक पहुंचे हम लोग? हिंदी तक। तो वास्तव में माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से ही हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली नहीं है ना। इसमें से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखने से ही लग रहा है कौन सा है, नहीं है हमारा? कोंकणी। कोंकणी ये हिंदी की नहीं है, बल्कि ये कौन से परिवार का है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार मतलब, द्रविड़ परिवार मतलब वो साउथ की भाषा हो जाएगा ना, कोंकणी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे फर्स्ट भाग इस प्रकार से खत्म होता है। तो पहला भाग हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये मैंने पूरे कंप्लीट हिंदी को कवर किया हुआ है, तो यदि जो वनडे एग्जाम है तो वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट है। साथ में आपका एक ही वीडियो में आपके पूरे सिलेबस का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। तो आपको कई सारे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा, और एक ही वीडियो में आपको अपना पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है आपका, जैसे वार्ड बॉय का पेपर होगा या और जो भी पेपर होता है उसमें जो आएगा, वो लगभग जो हमारे सिंपल सीजी व्यापम का एग्जाम होता है उसके लिए कंप्लीट है पूरी तरीके से। अगला हम लोग देखते हैं कि सामान्य हिंदी भाग 2, जिसमें हम लोग शब्द और उनकी रचना को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले होता है शब्द। तो शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है। मतलब भाषा जैसे हम लोग बोलते हैं तो उसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है। और शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? शब्द। और शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। जैसे हम लोग सार्थक लिखे हैं तो सार्थक में 4 शब्द है, स, आधा र, ह और क। ये सब चारों के चारों क्या है? वर्ण है। तो ये जो शब्द है 4 वर्णों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाषा की जो इकाई है वो क्या होता है? शब्द होता है, जबकि शब्द की इकाई क्या होते हैं? वर्ण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं शब्द। हम लोग देखें तो 3 प्रकार के मूल रूप से माने जाते हैं कि शब्द हमारा, कि एक होता है रूट वर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में मूल शब्द बोलते हैं, कि वो मूल शब्द होता है लेकिन उसमें प्रीफिक्स या उपसर्ग जोड़ के हम लोग, मतलब सामने में उपसर्ग मतलब क्या होता है? वे शब्द जो यहाँ पर वे अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। मतलब उनका खुद का अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जिसके साथ जोड़ता है तो उसके अर्थ को क्या कर देता है? थोड़ा चेंज कर देगा। तो उसको क्या बोला जाता है? उपसर्ग। ये प्रायः ये 5-6 होते हैं। अ जुड़ता है हिंदी में अनु, परा, प्र, तु, वी, ऐसे करके ये प्रायः 5, 7, 8 ही होते हैं, उतने ज्यादा नहीं होते। जैसे अंग्रेजी में प्रायः ये 6 होते हैं। मिस होता है, अन होता है, ईर होता है, इल होता है। वैसी ये सेम क्या है? हिंदी में भी वही चीजें है। और एक होता है प्रत्यय, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सफिक्स बोला जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसके ये मूल शब्द जो होते हैं उसके पीछे में जोड़ा जाता है, और पीछे में जोड़ के उसके मीनिंग को क्या कर देता है? थोड़ा सा चेंज करेगा, या उसके प्रभाव को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो उसको क्या बोला जाता है? प्रत्यय। जैसे यहाँ पर हम लोग देते हैं सुधन नाम, तो क्या हो गया? सुनाम। अनुधन शासन, तो क्या हो गया? अनुशासन। तो ऐसे करके तो हिंदी उपसर्ग में ये सारी चीजें
होता है ऐसे करके। प्रत्यय को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय में क्या होता है, वे अव्यय जो किसी शब्द के पश्चात लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे बाल धन का, खेत धन ड़ी, खेत मतलब खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी खेल से बना है खिलाड़ी, तो खेल होता है वास्तव में। और आड़ी, ये आड़ी है ना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऐसे और प्रत्यय क्या होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय बोलता है कि एक संज्ञा निर्माणकारी प्रत्यय और एक विशेषण निर्माणकारी प्रत्यय। तो मतलब एक क्या करता है, संज्ञा के रूप में बता देता है, जैसे कर्ता मतलब ता जुड़ा तो ऐसे करके, और एक इया मतलब ईय मतलब ये जब जुड़ेगा तो उसके गुण को बताने जैसा करेगा, है ना। जैसे सच्चाई, सच वास्तव में शब्द है हमारा, क्या है, वास्तव में सच है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बनाते हैं तो हम लोग क्या बना देते हैं, सच्चाई। तो ये गुण बताने वाला हो गया, और साथ में हम लोग यदि सच्चा बोलते हैं तो सच्चा बोले तो ये क्या बताने लगता है, फिर संज्ञा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बोला जाए यदि सच दे दिया जाए और उसका बोला जाए कि इसका सही संज्ञा रूप कौन सा होगा, तो सच्चा होगा, और विशेषण रूप बोलेगा तो क्या होगा, सच्चाई होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि शब्द क्या होते हैं, एक शब्द से उससे तीन रूप हम लोग चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। कि सामने में एक शब्द जोड़ दे तो उसका अलग हो जाता है बाद में। जैसे हम लोग देखते हैं सफल, तो यदि सामने में अ जोड़ दे तो एक असफल बन जाएगा, और लास्ट में ता जोड़ दे तो सफलता बन जाएगा। तो सब इसका मूल शब्द क्या है, सफल ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं केवल दोस्तों 10 प्रश्न शामिल करूंगा, तो 10 में से आपको मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ कि कैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको एक शब्द दिया जाए और उसका रूट वर्ड मतलब मूल शब्द पूछा जाएगा, जैसे सफलता दे दिया, सफलता का मूल शब्द है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा सफल, सफलता, असफलता या असफल ऐसे करके। तो आपको बताना होगा कि वास्तव में क्या होगा, तो ऐसे करके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे हम लोग इसी के अंतर्गत देखते हैं समास को भी। तो समास क्या होता है कि ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। जैसे संधि और समास में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ध्यान रखना है ये चीज का। तो आपको ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, संधि और समास में क्या अंतर है। तो और इसमें क्या होता है, समास में क्या होता है, वाक्यों का डिफरेंस होता है, मतलब वाक्यों का मेल होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में ये भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको है उसी का, लेकिन आप ज्यादातर ध्यान नहीं देते, हम कंबाइन उसको नहीं पढ़ते, हम संधि पढ़ लेते हैं, समास पढ़ लेते हैं, फिर हो गया। लेकिन आपको कंपेरेटिवली भी पढ़ना है कि दोनों में क्या चीज डिफरेंस है ना। कि संधि क्या होता है, वर्णों का मेल पैदा करता है, जबकि समास क्या करता है, शब्दों का मेल पैदा करता है, मतलब उसमें शब्द मिले हुए होते हैं। संधि में क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा समास। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब संक्षिप्त रूप में प्रयोग होते हैं और नया अर्थ प्रदान करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। तो दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलेंगे और उसका एक शब्द हम बताएंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, समास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका हम प्रकार देखते हैं और उसी में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग देखें तो 6 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहला समास देखते हैं हम, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जब दोनों शब्द समान महत्व, मतलब दो ऐसे शब्द कि दोनों में से कोई भी कम महत्व का या कोई भी ज्यादा महत्व का नहीं होता, जब दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दिया जाता है, दोनों का महत्व एक समान होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण, तो ऐसे शब्द प्रायः इनके बीच में क्या लिखा होता है, डेश लिखा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे राम सीता लिखे तो इन दोनों के बीच में डेश लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, और लिखा है, तो ये डेश करके लिखा जाता है। सुख दुख, है ना, गुरु और शिष्य, राम सीता, तो इसमें कई प्रकार के आपको मिलेंगे। फलों का नाम दे दिया जाएगा दो को, सेव केला, तो सेव और केला, ऐसा कुछ भी चीज दिया जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसे बोला जाता है द्वंद्व समास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें एक शब्द प्रधान होता है जबकि दूसरा उसका संबंध बताता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी का एक परिवर्तित रूप क्या होता है, कर्मधारय, उसको हम आगे भी देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समाज में
यहाँ पर हम देखते हैं राजा पुत्र या राजपुत्र लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, राजा का पुत्र लिखा है। मतलब एक जो है राजा प्रधान है और ये क्या है, उसका संबंध बता रहा है, पुत्र है ना, मतलब राजा का वो पुत्र है। इसके बीच में प्रायः क्या होता है, टा आता है। जैसे नील कमल, तो नीले रंग का कमल, तो नीले रंग का कमल, ऐसा। तो ये बोलेगा तो ये कहाँ चला गया, कर्मधारय में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राज्य राजा का पुत्र, या इसी को क्या बोलाता है, राजाज्ञा। एक और क्या होता है, राजाज्ञा, तो राजा का आज्ञा। इसका विच्छेद करेंगे हम समास विग्रह, तो क्या होगा, राजा का आज्ञा, राज आज्ञा, ऐसे करके। तो बहुत सारे चीज ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जिसके बीच में हम क्या लगाएंगे, टा लगाएंगे। और अगला हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समाज। तो ये ऐसा शब्द होता है जिसको वास्तव में हम लोग देखेंगे तो किसी दूसरे शब्द को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर हम लोग उसको जैसे बोलेंगे लेकिन वो तीसरी चीज को बताएगा, एक अलग ही चीज को बताएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें चतुर्भुज, तो इसमें क्या होता है, जिसके चार भुजाएं हो उसको क्या बोला जाता है, चतुर्भुज। या पीताम्बर बोले तो जिसके पास पीला क्या हो, वस्त्र हो, या जिसका वस्त्र पीला हो, जो भी हो, ऐसा हो सकता है कि पीताम्बर मतलब जिसका वस्त्र पीला हो उसको बोला जाता है धनवान, या जिसके पास क्या हो, धन हो। दशानन, जिसके 10 सिर हो, है ना। चक्रधारी, जिसके पास क्या हो, चक्र हो। ऐसे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास। मतलब ये एक समझ जाइए कि जो भी उसका समासिक विग्रह है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या वस्तु को या एक संज्ञा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना, दर्शाएगा, मतलब प्रस्तुत करेगा। अगला हमारा है अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यथा, यथा मतलब क्या होता है, यथा एक प्रत्यय है, उप क्या है, एक प्रत्यय है, प्रति क्या है, एक अव्यय है। अव्यय जिनका कोई भी मीनिंग अकेले में नहीं होता, है ना, अकेले में जिनका कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन साथ में जुड़े तो मीनिंग देता है, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। मतलब सामने का उसका जो जुड़ा रहेगा, सामने में क्या जुड़ता है, उपसर्ग, वो जुड़ा रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव कहलाएगा। जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, ऊपर युक्त, तो ऊपर लिखित या ऊपर बताया गया, या इसी को बोलते हैं उपरोक्त भी बोला जाता है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, तो ये क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला हमारा है द्विगु समास। तो द्विगु समास का एक गुण होता है कि द्विगु समास और द्वंद्व समास में डिफरेंस है। द्वंद्व और द्विगु में आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं यदि कम पढ़े हैं तो यदि हमारा, क्योंकि इसमें एग्जाम में हमारा बहुत दिन से लिंक हट जा रहता है तो उसके कारण भी, और इसमें सभी लोगों को पेपर देना है तो बहुत सारे लोग पेपर देंगे वार्ड बॉय वार्ड आया का, जिसका लेवल क्या है, 8th लेवल है, तो उसमें सब लोग फॉर्म भरेंगे। तो बहुत लोग छोड़ चुके होंगे तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। द्विगु मतलब क्या होता है, इसमें संख्यावाची शब्द प्रधान होते हैं, तो वो होता है, और संख्यावाची शब्द पहले आएगा। बने हुए शब्द का अर्थ बहुवचन में होगा। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी क्या हो गया, 3 लोकों का स्वामी। यहाँ क्या बोला जाएगा, 3 लोकों का स्वामी, उसको क्या बोला जाता है, त्रिलोकी। सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, त्रिलोकी। और इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो बहुव्रीहि समाज भी होगा। क्या होगा, ये बहुव्रीहि भी होगा। जैसे आपको दशानन मिलेगा, तो जो दशानन है वास्तव में ये क्या है, एक द्विगु समास का भी है, मतलब द्विगु समास भी है, और 10 सिर है जिसके, तो किसमें आ जाएगा, बहुव्रीहि में भी आ जाएगा। लेकिन पीताम्बर हुआ तो पीताम्बर जो है वो केवल क्या है, बहुव्रीहि है, वो द्विगु समास नहीं है, क्योंकि उसमें कोई संख्या वाले शब्द नहीं है। तो जिसमें संख्या शब्द यूज होता है, जैसे पंचानन है ना, दशानन, तो ये बस चीजें क्या है, दोनों में शामिल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, ऐसा करके ये होता है। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में वही बताया, जब विशेष्य, मुख्य पद और विशेषण मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कर्मधारय। मतलब इसमें ऐसे शब्द बनेंगे कि एक शब्द दूसरे का क्या बताएगा, गुण बताएगा। जैसे हम लोग बोले नीला कमल, नीला कैसे है,
कमल, तो क्या बता रहा है, जो ये नीला है ये कमल का गुण बता रहा है। मतलब ये कमल क्या है, एक मुख्य शब्द है और उसका जो विशेषता है कौन बता रहा है, नीला बता रहा है कि कमल का कलर कैसा है, नीला कलर है। और वास्तव में ये नीला, नीले रंग का कमल, ये तो ऐसे करके करेंगे तो वो क्या हो जाता है, मतलब तत्पुरुष समास। तो ऐसा माना जाता है कि वास्तव में जो कर्मधारय समास होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद होता है, मतलब उसी के जैसे ही। और इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, जिसका क्या बताएगा, वो गुण बताएगा। जैसे हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पर्टिकुलर दो चार है। जैसे नील कमल, तो नीला धन कमल है ना। सुंदर बालक, तो सुंदर किसको बता रहा है, बालक को। तो ये जो पहला शब्द सुंदर है ये एडजेक्टिव है अंग्रेजी में बोले तो, और हिंदी में बोले तो वही क्या है, विशेषण है। लाल पुस्तक, मतलब ये लाल जो है ये विशेषण है, पुस्तक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ये मधुर और ये वाणी, तो जो मधुर है वो इसकी विशेषता बता रहा है वाणी की, कि वाणी कैसा है, मधुर है, सुकोमल है, अच्छा है, ऐसे करके। तो ये चीजें हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अगला देखते हैं, और यहाँ हम लोग 10 इसके भाग 2 के सवाल करते हैं। और यहाँ पर शायद सब जगह 20 लिख गए हैं, 20 लिखता तो ज्यादा सवाल हो जाते हैं। ऐसे करके हमको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी करना है। मतलब 10 सवाल, क्योंकि डिटेल से हम बता ही रहे हैं तो केवल मैं इसमें 10 ही सवाल लिया हूँ, ज्यादा उतना ज्यादा नहीं लिया गया है। सु किस प्रकार का उपसर्ग है, मतलब सु जैसे सामने में जोड़ता है तो कैसा उपसर्ग है, संस्कृत का, हिंदी का, तद्भव का कि उर्दू का। तो इसका सही आंसर संस्कृत होगा। ये किसका उपसर्ग हो जाता है, संस्कृत का। मतलब आपको ध्यान रखना है, सु जब कभी भी जोड़ता है सामने में तो उसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। और ये क्या कहलाता है, संस्कृत का उपसर्ग कहलाता है सामने में। जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि विचार है ना, विचार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसमें जब हम लोग सु जोड़ते हैं तो सुविचार ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार को बोला जाता है ना। तो सु जोड़ता है तो इसमें कुविचार भी हो सकता है। कुविचार क्यों, जब गलत सोचते हैं वो कुविचार है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सु का। तो सु किसका है, संस्कृत का है, ये आपको ध्यान रखना है। खिलाड़ी शब्द का निर्माण किससे हुआ है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से या संधि से। तो समास और संधि से तो नहीं हुआ है मान के चलो, है ना। कि तो यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में हम लेते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा है, खिलाड़ी, खेल से बना है खिलाड़ी, मतलब इसी से क्या बनता है, खिलाड़ी। इसको मूल रूप से हम खिलाड़ी बोलते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में ये खेल से बना है। तो खेल से बना है तो खेल आना चाहिए, है ना। तो खिलाड़ी वास्तव में इससे बना है, लेकिन उसका भ्रंश या सही बोलते बोलते खिलाड़ी नहीं हो, क्यों क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया। अगला है हमारा समास से हम लोग देखते हैं, राजपुत्र किस प्रकार का समास है। तो किस प्रकार का समास है, राजा का पुत्र, ये कौन सा समास है हमारा, तत्पुरुष समास है ना। तो ये इसका हम लोग देखे ही थे। अगला हम लोग देखते हैं चतुर्भुज शब्द किस समास से बना है। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज बोला है तो ये बहुव्रीहि आएगा, लेकिन यहाँ पर यदि द्विगु भी रहता तो द्विगु आ जाता। मान लो बहुव्रीहि के जगह द्विगु रहता तो द्विगु में लगाते, क्योंकि 4 भुजा वाले हैं तो नहीं, तो 4 भुजा वाले चतुर्भुज बोला जाता है उसको, तो ये बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं राम लक्ष्मण किस प्रकार का समास है। तो बताया राम लक्ष्मण है, तो दो जब पद बिल्कुल समान होते हैं तो वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला है अनुशासन शब्द में अनु क्या है, अनुशासन शब्द है इसमें अनु क्या होगा। तो अनु क्या होगा हमारा, उपसर्ग, अनुधन शासन, तो अनुशासन उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा हिंदी उपसर्ग नहीं है ना? तो हिंदी उपसर्ग नहीं, बेहर, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो हर नहीं होना चाहिए। प्रति संस्कृत उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग नहीं है। अच्छा ऐसा हिंदी उपसर्ग नहीं है, तो इसमें हिंदी उपसर्ग कौन सा नहीं है, प्रति, और साथ में कौन नहीं है, सु। जो सु है वो भी क्या उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है, और ये बाकी के तीनों क्या है, हिंदी उपसर्ग है।
क्योंकि हिंदी ही से क्या, संस्कृत से ही क्या बना है, हिंदी बना है। उपर्युक्त किस समास का उदाहरण है, तो उपरयुक्त ये किस समास का है, तो हम लोग देखें कि सामने वाला जो है अकेले कुछ अव्यय होता है, तो वो कौन सा आ जाएगा, कौन सा समास में, अव्ययी भाव समास होगा। ये सामने का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, वो एक अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। अगला हम लोग देखते हैं शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द बोला है ना, तो ध्यान रखेंगे शब्द जैसे है तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शब्द किससे बना है, स से मिलकर बना है, ब से मिलकर बना है और द से, और ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ण होगा। अगला है हमारा शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इसमें दिया है शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण सभी शब्द का आधार मूल शब्द है, मूल शब्द यहाँ पर लिया है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, वर्ण। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप मिला लेंगे, मेरे हिसाब से क्या आएगा, वर्ण आएगा, और इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि मूल शब्द नहीं आना चाहिए, जहां तक मैं जानता हूँ। संधि और समास में मुख्य अंतर क्या है, तो क्या होता है, संधि में वर्ण मिलते हैं, समास में शब्द, संधि में शब्द मिलते हैं, समास में वर्ण, दोनों समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो आया प्रश्न, तो ये क्या है, संधि में वर्ण मिलते हैं और समास में क्या मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का भाग 2 कंप्लीट होता है, और हमारा अब शुरू होगा भाग 3 शब्द भेद, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और जैसे अंग्रेजी में आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम लोग 5-7 प्रकार के इनको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग 10 प्रश्न करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बहुत अच्छा पसंद आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप हाइप दे सकते हैं। और ये पूरे सामान्य हिंदी को मैंने कंप्लीट इसमें डिजाइन किया है, और 2 भाग हमारा लगभग हमको समय हुआ है 40 मिनट से, मतलब एक भाग आपको लगभग कितने समय लग रहा है हमको, 20 मिनट। तो ये वीडियो लगभग आपको 200 मिनट का होगा, 200 मिनट का मतलब 3 घंटे से कुछ ज्यादा का होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है और कंप्लीट क्लास है। आपको हिंदी यदि पढ़ना है तो इसको पूरा 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, आपका हिंदी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा बहुत सारे चीज। हिंदी एकदम ज्यादा डिटेल से हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी हमारी मातृ भाषा है और हम लोग उसको पढ़े हैं, तो कुछ कुछ चीजें हम लोग जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको वो चीजें रिमेम्बराइज हो जाएगा, मतलब आपके मेमोरी में फिर से आ जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, और बिल्कुल कंप्लीट हिंदी इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द भेद में हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा का। और संज्ञा का परिभाषा हम लोग प्रायः अंग्रेजी में हम लोगों का रट्टा मार होता है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन आर थिंग, तो यहीं पर भी वही चीज है, जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा, दिल्ली। जातिवाचक मतलब किसी जाति का, जैसे मेन बोले तो पुरुष जाति का हो गया, मतलब पुरुष बोले तो पुरुष जाति का, महिला बोले तो महिला जाति का, गाय बोले तो गाय का, ऐसे करके। लड़का बोले तो लड़का, नदी बोले तो नदी, नहर बोले तो नहर, या जंगल या पर्वत बोले तो आपको जाति का मतलब डिफरेंस समझना है। जैसे शहर बोले तो शहर में पूरे सब शहर आ गए, लेकिन हम जब दिल्ली बोल देते हैं तो दिल्ली में पर्टिकुलर दिल्ली के बारे में बोला गया, तो वो कहाँ आ गया, व्यक्तिवाचक में आ गया, व्यक्तिगत रूप से ले लिया गया उसको, और जातिगत में सामूहिक रूप से लिया गया है। द्रव्यवाचक तो जिसमें क्या होता है, पदार्थों के बारे में बोला जाए, पानी, सोना, चांदी, तेल, तो वो चीज। भाववाचक तो गुण, अवस्था, भाव के बारे में हम लोग बात करें, ईमानदारी, प्रेम, स्वच्छता, ऐसे करके, तो वहां पर क्या होता है, वो सुख दुख, ये भाव है हमारे, है ना, कि खुश होना हमारा भाव ही है, प्रेम, नफरत, किसी के प्रति ईमानदारी, है ना, वफादारी, ऐसे सब चीज क्या कहलाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ये कितने प्रकार के होते हैं,
और भी होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ पढ़ते हैं 6 प्रकार के। जैसे पुरुषवाचक में, अब पुरुषवाचक में यहाँ महिला पुरुष वाला नहीं है, मतलब व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक बोला जाता है इसको। पुरुष मतलब यहाँ पर होता है व्यक्ति, और व्यक्ति महिला हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो जिसमें हम लोग हम, तुम, वह, वे, वह लड़का लड़की के लिए तुम वे सब उपयोग करते हैं, वो पुरुषवाचक कहलाते हैं। निजवाचक मतलब जब हम स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, वह अपने आप को, मैं अपने आप के लिए, तो ऐसे करके ये निजवाचक कहलाएगा। और निश्चयवाचक में क्या होता है, यही, वही, यह, वह, ये सब चीज क्या आते हैं, निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आएंगे, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये सब चीज किसमें आएंगे, प्रश्नवाचक में। अन्य, अन्य, अन्य या जिसको बोला जाता है कोई, कुछ, थोड़ा, ऐसे, तो वो किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और संबंधवाचक, तो संबंधवाचक में क्या होता है, जो, जिसका, की, ऐसे करके, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं विशेषण को। तो विशेषण क्या होता है कि परिभाषा जो किसी शब्द या व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या बताता है, गुण बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण वास्तव में क्या बताने का काम करता है, गुण बताने का काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे गुणवाचक होगा, मीठा आम, सुंदर बालक, तो ये क्या बता रहे हैं, इनके गुण बता रहे हैं। संख्यावाचक में क्या बताएगा, वो संख्या बताएगा, पहली, दूसरी, पांचवी, प्रथम स्थान आया, द्वितीय स्थान आया। परिमाण, तो परिमाण में क्या होगा, थोड़ा, अधिक, कुछ, कम, ये सब आएगा। संबंध बोधक, तो पितृभक्ति, मातृभक्ति, ये सारी चीज मतलब संबंध बताएगा, तो ये कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया, तो जो शब्द किसी कार्य का होना, करना या होना बताता है, उसको क्या बोला जाता है, क्रिया बोलते हैं, है ना। क्रिया मतलब एक हिसाब से हम जो भी करते हैं या हमारा जो भाव होता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। जिसका अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होता है, उसको क्या बोला जाता है, सकर्मक, मतलब वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जैसे वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, ये चीज बताना पड़ेगा आपको, पुस्तक, है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ऐसे करके यदि किया, तब ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। और इसी में ही यदि बच्चा रो रहा है, तो उसमें कोई कारण नहीं है, बच्चा रो रहा है भाई, अपने आप रो सकता है वो, है ना। तो ये चीजें क्या होता है, फिर इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया। एक होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब जो भी है, हूं है, या हमारा था है, या थी है, या थे है, ये सब चीज क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक और चीज है हमारा क्रिया विशेषण, जिसको हमने पढ़ा है अंग्रेजी में एडवर्ब, है ना। तो वे शब्द जो किसी क्रिया की ही विशेषता बताते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया यहाँ पर, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिया यहाँ पर क्या है, चलना। अब इसके बारे में चलना को कैसे बता रहा है, धीरे धीरे, मतलब ये इसको नहीं बता रहा है ना, वह को, इसको बता रहा है चलने को, कि धीरे धीरे चलता है, तो वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अब ये बहुत खुश है, मतलब ये वास्तव में जो बहुत है वो किसके लिए लगा है, खुश के लिए लगा है ना, कि खुश क्या है, अधिक है या बहुत है, तो ये बहुत जो है वो खुश के लिए है, तो इसका विशेषण है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारा कुल ये 3-4 प्रकार के दिए हुए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अब इसमें से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि 10 प्रश्न, और यहाँ पर सब जगह 20 लिखा है, उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे या माइंड नहीं करेंगे। मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि सभी भागों का हमने 10-10 सवाल लिखा है, और कंप्लीट हम लोग कितने भाग में करेंगे, 10 भाग में 100 सवाल, और हमारे पूरे भागों का एक्सप्लेनेशन के साथ। तो निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सा भाव है, दिल्ली स्थान है, गंगा भी है, मोहन भी है, हमारा भाव कौन सा है, प्रेम है, प्रेम भाव है हमारा एक। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो स्वयं किस प्रकार का है, ये निजवाचक है, मतलब निजी के रूप में बताता है, तो स्वयं कहलाता है। तो निजवाचक क्या है, ये सर्वनाम है।
नील कमल में नील किस पद का उदाहरण है? तो नील जो है वो किसका उदाहरण है? तो नील हम लोग देखते हैं क्या चीज है, ये विशेषण है ना? किसका विशेषण है? कमल का। कि कमल कैसा है? नीले कलर का है, ये बता रहा है। तो ये विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर क्या है? पढ़ता है, ये क्रिया है। क्या पढ़ता है बता रहा है? पुस्तक। मतलब पढ़ना किस पर निर्भर है? पुस्तक पर। इसलिए कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक, है ना? कर्म यदि नहीं दिया रहता तो क्या हो जाता? वो अकर्मक। मतलब आपको सिंपल सा रूप में इसका शब्द ही लेना है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। कर्म मतलब यहाँ क्या होता है? अंग्रेजी में जिसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है वही चीजें होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, यहाँ रो शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक क्रिया है? क्योंकि बच्चा रो रहा है, बस बोला है। क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, कहाँ रो रहा है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया हुआ। अगला हम लोग देखते हैं धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? ये किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया के बारे में बताएगा कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे खेलना, धीरे धीरे खाना, ये सभी की। 5 किताबों में 5 किस प्रकार का विशेषण है? ये 5 किताबों में 5 किस प्रकार का विशेषण है ना? तो हम लोग जानते हैं 5 संख्या को बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं यही लड़का मेरा मित्र है, यही लड़का मेरा मित्र है। तो इसमें क्या होता है कि यही लड़का, मतलब वो लड़का को पर्टिकुलर क्या किया गया है? इंगित किया गया है, यही लड़का है। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। मतलब निश्चित रूप से बता रहा है यही लड़का है, वो मेरा दोस्त है, मेरा और कुछ है, ऐसे करके। राम यहाँ पढ़ रहा है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? यहाँ पढ़ रहा है। मतलब पढ़ रहा है के लिए क्या बताया गया है? यहाँ। तो यहाँ किसके लिए बताया है? स्थान के लिए। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है ना? पितृभक्ति शब्द में पितृ किस प्रकार के विशेषण है? पितृ मतलब क्या होता है? संबंध। हमारा हमारे पिताजी से संबंध बता रहा है, इसलिए कौन सा होगा? संबंधवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 30 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो रहा है, हो गया। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और इसके लिए मैं एक ग्रामर का भी कंप्लीट आपको बहुत ही बेहतरीन जो है वो मैं साथ में इसके दे दूंगा, जिसमें ग्रामर ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है। मतलब इसमें है ना, तो मैं ऐसा मतलब वो अच्छा खासा उसमें पूरा डिटेल है, आपको उससे बाहर का कुछ भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो वो मैं पीडीएफ ग्रामर का पूरा कंप्लीट उसमें है। इसमें कुछ चीजें का जो है उसका विकास वगैरह हिंदी भाषा का, या जो विभिन्न काल है, वीर गाथा काल और आदि काल और रीति काल, ऐसे करके उसको बस नहीं मिलेगा लगभग। बाकी सभी चीजें ग्रामर का जो हिंदी का है वो मिल जाएगा। तो ये मैं बेहतरीन नोट्स अभी आपको पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, वो भी आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हिंदी आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 पीडीएफ पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल, और एक आपको व्याकरण का कंप्लीट डिटेल। तो अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारा भाग 4, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग में जानते हैं कि लिंग क्या होता है? जिस शब्द से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का लिंग ज्ञात हो वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। और साथ में नपुंसक लिंग भी होता है ना, जिसमें हम लोग वस्तुओं के लिए भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही हम लोग ध्यान रखना है। और नपुंसक लिंग में आपको जानते हैं छोटे मोटे जो जीव जंतु है, कुर्सी, टेबल है, ये सभी चीजों को शामिल किया गया है। यहाँ मैंने उसको हो सकता है गलती से प्रिंट ना किया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से है वचन। तो वचन भी कितने होते हैं हमारे? 2 वचन होते हैं। मतलब हम लोग वास्तव में देखें तो 3 वचन होता है हिंदी और संस्कृत में। एक वचन, द्विवचन और क्या होता है? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो यहाँ पर प्रायः आपको क्या मिलेगा, एक वचन और बहुवचन में मिलेगा। तो ये चीज आपको दिया गया है। ये इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा हो गया है मान के चलिए, लेकिन हिंदी में हमको तीन वचन, संस्कृत में जैसे तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये तीनों वचन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जब दो के बारे में हो तो दो, प्रायः दो के बारे में कोई भी चीज का, वस्तु का उपयोग रेयर होता है, मतलब एकदम कम होता है। तो हम लोग यहाँ केवल दो चीजों को ही लिए हैं। अगला है हमारा कारक। कारक क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य में होने वाले संबंध और कार्य को कारक बोलते हैं। दोनों में संबंध मतलब इसके वाक्य के मतलब संज्ञा और सर्वनाम के कारण में, जैसे यहाँ पर क्या होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, कितने, और साथ में क्या होते हैं, टोटल मिला के कितने होते हैं, देखो 6-8 होते हैं ना। एक अधिकरण और एक और होता है आह्वान, ऐसे करके, मतलब जिसमें हे बोला जाता है ना, हे राम, हे भगवान, ऐसे करके जो, या ओ ऐसे करके, तो ओ भी होता है। तो यहाँ पर आपको ये कारक ध्यान रखने हैं। कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। ये कारक आपको ध्यान रखना है। जैसे राम ने, मतलब इसको एक बोला भी जाता है कर्म, है ना, खाना यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर राम करता है, तो सभी चीजों का ये होता है। खासकर कर्ता ने कर्म को कारक करण के द्वारा ऐसे करके, तो इसको ये पढ़ा भी जाता है। तो वो भी आप बचपन में पढ़े होंगे, तो आप उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे, है ना, ताकि वो और बेटर से याद हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर भाग 4 का देखते हैं, 31 से लेकर प्रश्न। तो हमारा है लड़की शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो लड़की जो है स्वाभाविक रूप से ये बहुत आसान है, किसका है, स्त्रीलिंग। और दोस्तों जैसे आपको लगेगा कि इतना आसान सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके 100 सवाल में से 30 सवाल आपको बहुत ज्यादा आसान मिलेंगे, जिसको सब लोग कर सकेंगे। कोई भी बिल्कुल थोड़ा भी वीडियो देखा है, थोड़ा भी पढ़ा है, तो वो बना लेगा। ऐसे 30 सवाल आएंगे। थोड़ा जो पढ़ा है वो बाकी के 40 सवाल करेंगे, और जो अच्छा पढ़ेगा, मतलब चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे बुक से पढ़े, चाहे ऑनलाइन क्लास से पढ़े, जो भी से पढ़ा हो, वो क्या करेगा, बाकी के 30 सवाल करेगा। तो ये डिफरेंस होता है ना। या आपके लक से, और पेपर माइनस मार्किंग का होगा, तो आपको थोड़ा सा और बेहतर से ध्यान देना होगा, क्योंकि जब माइनस मार्किंग होता है तो अपने आप पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपके पाए हुए अंक भी उससे कट जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा केयर करके लगाना है। राजा, राजा क्या है, पुल्लिंग है। अगला है लड़के शब्द किस वचन के उदाहरण है। ये बहुत आसान है, किस वचन के हैं, बहुवचन के हैं। पुस्तकें शब्द किस वचन के उदाहरण है, तो एक वचन बहुवचन, तो ये भी किसके उदाहरण है, बहुवचन के उदाहरण है। एक से अधिक वस्तु है, मतलब बहुवचन के। राम खाना खाता है, राम किस कारक में है ना, राम खाना खाता है, तो राम क्या है, यहाँ पर कौन सा कारक है, करता है ना, राम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, करता कारक है। कौन, इससे प्रश्न क्या करना है, कौन का, मतलब इसमें वही चीजें है, इसमें सब चीज का प्रश्न दिया है, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रख लेना कि उससे पूछोगे कि कौन, किसको, तो किसको में कर्म कारक आ जाएगा, किससे, तो ये करण कारक आ जाएगा, किसको, तो ये संप्रदान आ जाएगा, किससे, तो अपादान, किसका, तो संबंध, और कहां से या कहां तक, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण। तो ऐसे करके उस वाक्य से आपको संबंध निकाल लेना है। तो ये आपको सातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। तो आपका सभी सवाल फिर आसानी से बन जाएगा। एक बार आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा सभी को। राम ने खाना खाया, खाना किस कारक में है, किस कारक में है ना। तो इसमें कर्म बोला है, तो क्या, तो कर्म ये नहीं, करता करण अभिकर्म, तो खाना क्या बोला है ना, तो क्या किया, तो कर्म किया, मतलब क्या किया, खाना खाने का कर्म किया। प्रश्न इसके साथ क्या पूछते हैं, क्या, किसी भी वाक्य से आप क्या प्रश्न पूछोगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, कर्म कारक। कर्ता के लिए क्या बोलोगे, किसने, किसने पूछोगे तो क्या आएगा, कर्म, नहीं कर्ता आएगा। किसने पूछोगे तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, सातों को, क्या क्या प्रश्न पूछने से क्या क्या निकलता है उसको। राम ने चाकू से आम काटा, चाकू किस कारक में है ना, किससे, क्या बोला जा रहा है, किससे, तो किससे, तो चाकू से, तो चाकू से, तो ये क्या हो जाएगा, करण। तो आपको वही चीज आपको ध्यान रखना है। जब इसके सातों चीज आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछने से करण होगा, अपादान होगा, सब होगा, तो आपको फिर बिल्कुल वो आसानी से
हो जाएगा। जैसे यहाँ पर राम ने सीता को फल दिया, किस कारक में है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान है। विज्ञान आपको किसको किसको पूछा, पीछे तरफ है सबसे लास्ट तरफ, तो किसको के लिए क्या होता है, संप्रदान। तो जो पूछा जाए किसको, तो जो आंसर आएगा वही क्या है, संप्रदान कारक। जैसे किसको दिया, तो किसको दिया, सीता को दिया। ऐसे करके मैं जंगल से आया, मैं जंगल से आया, जंगल कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, ऐसा। तो लास्ट वाला है, तो लास्ट में आपका क्या है, अपादान है ना, लास्ट में हमारा क्या है, अपादान। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अपादान होगा। राम स्कूल में पढ़ता है, तो इसमें क्या है, स्कूल कहाँ, तो इससे क्या प्रश्न पूछेंगे, कहाँ। तो कहाँ पढ़ता है के लिए क्या आ जाएगा, अधिकरण है ना। जब प्रश्न उससे कहाँ का पूछेंगे तो क्या आएगा उसका आंसर, अधिकरण। तो इससे पूछेंगे राम कहाँ पढ़ता है, तो कहाँ पढ़ता है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो ये कारक जो आएगा वो क्या कहलाएगा, अधिकरण। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है 4 भाग, और 4 भाग कंप्लीट हुआ और हमको लगभग 1 घंटे का समय लग गया, मतलब 4 भाग कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 5, काल, वाच्य और वाक्य का रचना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं काल। काल क्या होता है, जिस शब्द या वाक्य से कार्य करने होने का समय पता चले वह क्या कहलाता है, काल। मतलब कोई भी हम लोग जो काम करते हैं उससे समय का पता चले वह काल कहलाएगा। जैसे अभी कर रहे हैं, आगे करेंगे या पहले करेंगे किए हैं, वो सभी काल क्या कहलाता है, काल। अंग्रेजी में टेंस से हम ज्यादा परिचित हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जो भी कार्य अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल। और जो पहले हुआ है वो क्या कहलाता है, भूतकाल। और जो आगे होगा वो क्या कहलाता है, भविष्य काल। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, सब अलग अलग हम लोग देखें तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रेजेंट टेंस ही 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सामान्य वर्तमान काल। फिर अगला होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, और अगला होता है पूर्ण वर्तमान काल, और अगला तीसरा होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये जो 3 होगा, मतलब 4 होगा, तो हर किसी का 4 होता है, मतलब भूतकाल का भी भविष्य काल का भी। ये चीज सामान्य मतलब जो सिंपल रूप से होता है, जैसे मैं रोज आम खाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, या ऐसा जो भी चीज है जो अक्सर चलता है वो कहलाता है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जिसमें क्या होता है, रहा हूँ, रहा था, ऐसे या रहेंगे ऐसे करके वो आता है, वो कंटिन्यूअस होता है, जिसमें पूर्ण होता है, मतलब वो काम क्या हो गया रहता है, पूर्ण। मैं पढ़ चुका हूँ, या मैं पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका होगा, ऐसे सारी चीज क्या कहलाते हैं, पूर्ण कहलाता है। पूर्ण मतलब पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल। और पूर्ण अपूर्ण क्या होता है, जिसमें कुछ चीजें पूर्ण हो गया होता है और कुछ चीजें पूर्ण नहीं हुए रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी वो पढ़ रहा है, जबकि 2 घंटे उन्होंने पूर्ण कर लिया है, जबकि बाकी है अभी, मतलब तभी वो पढ़ रहा है। तो ऐसे करके, या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो मतलब कुछ पूरा हो गया है और पता नहीं आ गया और कितना टाइम से पढ़ता, ऐसे करके। तो ये चीजें 4 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ से सामान्य रूप से देखते हैं, गा गे गी इसका पहचान होता है भविष्य काल का, और था थे थी भूतकाल का, और है हूँ हो किसका होता है, वर्तमान काल का पहचान होता है, इसके लास्ट में आता है। अगला हमारा है वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य हम लोग देखें तो ये क्या करता है, जिस रूप में क्रिया और कर्ता का संबंध व्यक्त होता है वह क्या कहलाता है, वाच्य। मतलब क्रिया और कर्ता का संबंध होता है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से इंग्लिश में 2 प्रकार का पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। तो इसमें एक्टिव वॉइस को क्या बोला जाता है, कर्तुवाच्य, मतलब कर्ता प्रधान, और कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म प्रधान होता है। और अगला इसमें हिंदी में एक और होता है रिफ्लेक्टिव वॉइस, मतलब भाववाच्य।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कर्ता स्पष्ट रूप से क्रिया करता है, मतलब कर्ता को शुरुआत होगा मुख्य रूप से वही होगा, तो वो क्या कहलाता है हमारा कर्तुवाच्य। मतलब जैसे राम ने खाना खाया, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है राम ने खाना, है ना। कर्ता छिपा होता है या कर्म पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है, क्या चीज जो कर रहा है उस चीज पर ज्यादा ध्यान जैसे राम द्वारा खाना, राम द्वारा खाया गया, मतलब खाना जो है ये कर्म है ना। तो क्या चीज, तो क्या पर ध्यान दिया जाता है ना। तो क्या होता है क्या खाया, राम ने क्या किया, तो क्या किया खाना खाया, तो इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है भाव या भावना को प्रकट करता है, तो राम को खाना पसंद है, पसंद है मतलब एक भावना है ये, है ना। पसंद मतलब लाइक होता है या लव होता है, एट्रैक्शन होता है, ये सब चीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है पेशिवायस एक्टिवायस, मतलब जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कर्तुवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है कर्मवाच्य। तो ये मतलब जिसमें हम लोग द्वारा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो दूसरे तरफ से बोलेंगे तो रावण राम के द्वारा मारा गया, मतलब शुरू में हम लोग रावण रख दिए, शुरू में हम लोग रावण रख दिए, तो वही क्या हो जाता है मुख्य ध्यान चला जाता है उस ओर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा सेंटेंस, मतलब वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको वाक्य को ध्यान रखना है कि वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक होता है सरल वाक्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। सिंपल साधारण सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे राम पढ़ता है ना, केवल एक विचार व्यक्त करा, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ा होता, मतलब एक चीज बोला मैं खाना खाता हूँ बस हो गया, है ना। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बोला जाता है। मैं स्कूल जाके पढ़ूंगा, तो इसमें देखो स्कूल जाके पढ़ूंगा मतलब 2 चीजें बोल दिया गया, स्कूल भी जाएगा और पढ़ेगा भी। तो ऐसे चीजें जो है वो दूसरे सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जोड़े जाए तो उसमें क्या होता है कि वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, मतलब 2 चीजों के बारे में इसमें बोला गया है, तो ये क्या हो गया संयुक्त वाक्य। और अगला होता है एक मिश्र वाक्य। सरल और संयुक्त का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। जैसे राम पढ़ता है जबकि श्याम क्या करता है खेलता है, जबकि बोल दिया, बीच में केवल जबकि डाला, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब मिश्र वाक्य हो गया। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे सरल वाक्य में क्या होगा सिंपल सा एक सेंटेंस होगा राम स्कूल जाता है। अब इसी में हम लोग बोल दे राम स्कूल जाता है और श्याम कॉलेज जाता है, और बोल दिए हम बीच में क्या एक शब्द बोल दिए और, या यहीं पर बोल दिए परंतु, और बोले या परंतु बोले, तब ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, ये वाक्य कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। मतलब 2 वाक्यों को सिंपल रूप से क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब जबकि हम लोग तीसरा रूप देखते हैं मिश्र वाक्य, तो इसमें क्या होता है जैसे की आ जाएगा सामने में या इसलिए आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आ जाएगा जो कि, या बीच में क्या आ जाएगा जिसका, है ना। तो ऐसे करके आएगा, तो उसको क्या बोला जाता है मिश्र वाक्य। जैसे उसने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब उसने कहा और की के बाद दूसरा चीज शुरू हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया एक मिश्र वाक्य। मतलब ये चीज ध्यान रखना, केवल वहां पर, मतलब हम अंग्रेजी में भी इसको पढ़े थे तो वहां पर एंड और बट के रूप में पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर डिफरेंस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं अब वाक्य अशुद्धि शोधन शोधन, है ना, कि ईरर करेक्शन कैसे करते हैं। तो अशुद्ध वह खेलता है ना, तो वह खेलता है में देखो क्या है बिंदी लगा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे चीजों का आपको ध्यान देना है, बिल्कुल छोटा है, और है में आपको कभी कभी ये मान के चलो कि आपकी नजरें ये पॉइंट तरफ जाबे नहीं करेगा, तो आपको बोलेगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें आपको अशुद्धि ढूंढना होगा। वह स्कूल जाता है लिख दिया, तो आप हो सकता है कि बिल्कुल ये करेक्ट ही है कह के बोलोगे, लेकिन वहां पर है और है का डिफरेंस रहेगा, तो आपको वो चीज को निकालना है ना। तो राम को स्कूल गया, तो जैसे इसका क्या हो गया राम स्कूल गया। उन्होंने काम अच्छे किया, तो उन्होंने काम अच्छा किया, अच्छे नहीं किया अच्छा किया,
है ना, या उसने आ जाता है यहाँ पर, उसने काम अच्छा किया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग इसका 10 हम लोग क्या देख लेते हैं, एमसीक्यू की क्या है। जैसे यहाँ पर है राम खेलता है, यह किस काल का वाक्य है। राम खेलता है तो हमको पता है यहाँ के जो हेल्पिंग वर्ब है या जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं वो बता देता है, हूँ, हो, है, रहा। तो क्या होता है, वर्तमान काल, सब जानते ही हैं सिंपल से। तो ये क्या है, वर्तमान काल का है ना। अभी हो रहा है राम खेला, देखो यहाँ पर राम खेला, खेला था या खेल लिया, ऐसे करके रहता है। मतलब लास्ट में क्या आता है, या, है ना। खाना खा लिया, वह चला गया, वह चली गई, राम और उसके भाई चले गए, वे लोग चले गए, ऐसा। तो लास्ट में क्या आता है, या आता है, या ये आता है, या ई आता है, तो भी क्या होता है, उसका मतलब कि वो पास्ट टेंस में है। तो ये किस टेंस का है, ये भूतकाल का है, मतलब पास्ट टेंस। अंग्रेजी का है, थोड़ा ज्यादा निकल आता है, बिकॉज आई एम ए इंग्लिश लेक्चरर, है ना। तो मैं मैथ्स और इंग्लिश का ही टीचर रहा हूँ, और अभी मेरा वर्तमान लेक्चरर पोस्ट में सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया है, इंग्लिश हो गया है। बाकी मैं टीचर में क्या रहा, एक मैथ्स का टीचर रहा। तो मैथ्स और इंग्लिश में ही है, तो थोड़ा अंग्रेजी निकल जाता है, तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे, है ना। अंग्रेजी ज्यादा, अब अंग्रेजी ही मेरा सब्जेक्ट है लेक्चरर के रूप में, तो ये चीज थोड़ा निकल जाता है, तो उसको आप नहीं लेंगे। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही इसको थोड़ा ध्यान देंगे। राम खेलेगा, यह किस साल का वाक्य है। तो राम खेलेगा मतलब क्या होता है, आगे खेलेगा, तो इसलिए ये क्या है, भविष्य काल का है। आगे हम लोग देखते हैं, राम ने खाना खाया, है ना। राम ने खाना खाया, यह किस वाक्य का वाक्य है। तो बताया अभी, बिल्कुल सही है, राम ने खाना खाया है। तो किसको प्रधानता दिया जा रहा है, कर्ता को। तो इसलिए कौन सा है, कर्तुवाच्य है, स्पष्ट रूप से क्रिया कर रहा है। आगे है, खाना राम द्वारा खाया गया, तो यह किस वाच्य का है, किस वाच्य का, कर्म वाच्य का है ना। खाना को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, पहले उसको दिया जा रहा है। तो राम को खाना खाना पसंद है, ये हम लोग देखें, ये कौन सा वाच्य में आता है, भाववाच्य में। मतलब क्या चीज आ रहा है, पसंद आ रहा है। अगला हम लोग देखते हैं, राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। अगला हम लोग देखते हैं, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो इसके बीच में क्या जुड़ा है, और, या इसी के बीच में क्या जुड़ा रहे, परंतु, और परंतु, या तथा, या व, या एवं, ऐसे जुड़ा रहे, तब वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, ये 4 शब्द हो तो संयुक्त वाक्य है। और इसके अलावा यदि कोई दूसरा चीज है, इसलिए, परंतु, वह नहीं पढ़ा इसलिए फैल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ा और इसलिए फैल हो गया, मतलब इसलिए आ रहा है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, मतलब मिश्र वाक्य होगा वो। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और से जुड़ा है। तो राम पढ़ता है जबकि श्याम खेलता है, देखो वाक्य वही है, बीच में केवल क्या आ गया, जबकि। तो जबकि आए, या जो कि आए, या यद्यपि आए, है ना, या इसलिए आए, या जब आए, है ना? ऐसे सब चीज आएगा, या तब आए, या इसी को फिर भी बोलते हैं, तो ऐसे सब चीज आता है। तब वो क्या वाक्य क्या कहलाता है, संयुक्त, नई मिश्र वाक्य, या अंग्रेजी में जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये मैं बिल्कुल सब चीज अंग्रेजी में भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी और हिंदी, मैं कई जगह अंग्रेजी बोल डालता हूँ, मानता हूँ, लेकिन हिंदी में भी आपको हम लोग कर रहे हैं, तो हिंदी भी में मैं बताऊंगा ही। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो इंग्लिश का ही होगा, 100 प्रश्नों का। मैं उसमें कंप्लीट सिलेबस उसमें भी कवर करूंगा, और उसमें भी 100 सवाल और 100 प्रकार के सवाल, समझ जाओ। 100 प्रकार के सवाल मतलब सभी सवाल अलग अलग टाइप के, और उसको भी 10 भागों में हम लोग टोटल पढ़ेंगे, और हर भाग से अपन 10-10 सवाल लेंगे, या उसको 20 भाग में भी हम कर सकते हैं, और हर पार्ट से 5। तो उसमें भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा हर चीज को। वह खेलता है, इस वाक्य की शुद्धि क्या है, या शुद्ध रूप क्या है। तो देखो, वह खेलता है, ये इसका शुद्ध रूप है। वह खेल रही है, वह खेलते हैं नहीं आएगा,
वह सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन है तो खेलते हैं नहीं आएगा, वह खेला ये पास्ट टेंस का हो जाएगा। यहाँ देखो ये छोटा सा बिंदी लगा है, वो क्या हो गया, उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग देखे तो क्या हो जाता है आर, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए इज, है ना। तो ये चीजें तो अंग्रेजी में जानोगे तो हिंदी में बन जाएगा, और हिंदी में आपको दोनों सब्जेक्ट आता है तो हिंदी में भी बन जाएगा, है ना। तो ये चीज हमारा अब हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होता है, और दोस्तों हमने अपना 5 भाग कंप्लीट कर लिया है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, आपके लेवल के लिए लग रहा होगा, आपके एग्जाम के लिए, या आप कोई बुक पढ़े हैं वो कवर करते रहा होगा, तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे और भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहे। मैं 5 वीडियो आपके लिए ऐसे लाऊंगा जो संपूर्ण कोर्स को कवर किए रहेगा, मतलब पांचों जो वीडियो है कम से कम 2-2 3-3 घंटे से ज्यादा का होगा। जैसे मैथ का मैंने लाया था कंप्लीट सिलेबस, तो लगभग 3.25 घंटे का है, लेकिन मैथ का में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो 3.25 घंटे गया, है ना। उसमें मैं और कुछ चीजें शामिल करके, रेखा गणित जैसे क्षेत्रमिति, बीज गणित, इन सबको शामिल करके उसको और कंप्लीट कर दूंगा। मतलब उसको लगभग 5 घंटे के आसपास मैं एक वीडियो फिर से आपके लिए डालूंगा, जिसमें वो अंक गणित के जो भाग है वो रहेंगे, और उसमें आपका बीज गणित जोड़ दूंगा, रेखा गणित जोड़ूंगा, सांख्यिकी जोड़ूंगा, और साथ में क्या जोड़ दूंगा उसमें क्षेत्रमिति। तो ऐसे करके मैं उसको कंप्लीट 5 घंटे के आसपास को बना दूंगा, ताकि आपका कोई भी सवाल उससे ना बचे, और बाकी सवालों को भी मैं ऐसी 100 में कवर करते हुए आपको कंप्लीट कराऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं शब्द ज्ञान और प्रयोग, ये हमारा भाग 6 है। यहाँ से पर्यायवाची शब्द, तो ऐसे शब्द जिसका अर्थ समान हो उन्हें क्या बोला जाता है पर्यायवाची। जैसे सुंदर क्या होता है रमणी, बड़ा का क्या होता है विशाल, दुख का क्या होता है पीड़ा। तो ऐसे करके मैं इसके लिए पर्यायवाची शब्द एक मैं पीडीएफ पूरे ग्रामर का आपको 20-30-40 पेज का डालूंगा, जिसमें पूरे ग्रामर आपको बिल्कुल डिटेल से मिलेंगे। आप उसको देख लेंगे, आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। लगभग ये वीडियो देखोगे और वो पीडीएफ पढ़ोगे तो आपका हिंदी कोई भी चीज पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगा। ये टेलीग्राम चैनल में ये वीडियो जैसे अपलोड होगा उससे कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। विलोम शब्द क्या होता है, तो विलोम शब्द क्या होता है जिसका अर्थ विपरीत हो वो क्या कहलाता है विलोम शब्द। जैसे बड़ा का छोटा, अच्छा का बुरा, दिन का रात, ऊपर का नीचे, बड़ा का छोटा, लंबा का कम चौड़ा, या नहीं लंबा का क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करके एक अर्थक शब्द मतलब मोनोसीमस, इसको बोलते हैं ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे सूर्य का सूर्य, चांद का चंद्रमा, है ना, ये दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। और अनेकार्थक पोलोसेमियस, पोलोसेमियस ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कल का क्या होता है कल या आज, मतलब पीछे वाला कल भी होता है, आगे वाला भी होता है। सिर, सिर शरीर का सिर, और सिर का मतलब क्या होता है अग्रभाग। सिर बोलते हैं तो उसका अग्रभाग गिना जाता है, मतलब कोई भी चीज जैसे हमारा है इंसान का तो उसका अग्रभाग सिर है, लेकिन हम उसको सिर भी बोलते हैं, है ना। तो आगे वाला भाग सिर और सिर वाला सिर। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द बोलते हैं, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, जो लंबे वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर दे। जैसे जिसका एक आंख ना हो उसको हम लोग शार्ट में क्या बोलते हैं काना। तो ऐसे शब्द आपको आपके पेपर में आएगा, तो ऐसे भी मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें आपको 50 से 100 शब्द मिलेंगे। उससे बाहर आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप उसको पढ़ेंगे और ये वीडियो देख लेंगे, और इससे आपका हिंदी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। जो पानी बचाए वो जल संरक्षक कहलाते, जो दूसरों की मदद करे वो क्या कहलाता है परोपकारी, और बहुत ही भूखा हो वो क्या होता है अति भूख। मतलब ये बिल्कुल पार्ट में मैंने दिया है 2-4, लेकिन बहुत सारे आते हैं, है ना। जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो मानता है वो आस्तिक है, जो गणित को जानता है वो गणितज्ञ है, जो पर्यावरण को जानता है वो पर्यावरणविद है। ऐसे बहुत सारे चीज, जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसको क्या बोला जाता है वैज्ञानिक बोला जाता है। तो ऐसे चीजें आपको मिलेगा, तो वो मैं अलग से पीडीएफ में दूंगा। ये समझ जाओ 100 प्रश्नों का हमारा प्रैक्टिस है, उसमें आपको पूरे डिटेल से क्या है बिल्कुल कंप्लीट रूप से आपको मिलेगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं
प्रश्न है इससे संबंधित 51 से। तो विशाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मतलब विशाल का सेम मीनिंग, तो विशाल का सेम मीनिंग कौन सा होगा, बड़ा। विशाल मतलब क्या होता है, बड़ा। ये बहुत आसान से सवाल है, आप उसमें पीडीएफ में से देख लेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से प्रश्न मिल जाएगा। अच्छा का विलोम शब्द कौन सा है, अच्छा का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, बुरा होगा। आगे सूर्य किस प्रकार का शब्द है, तो सूर्य किस प्रकार का शब्द है, एकार्थक है, मतलब सूर्य का केवल एक ही अर्थ निकलता है, सूर्य का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। तो एकार्थक मतलब जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थक मतलब जिस शब्द का अनेक अर्थ हो। सिंपल से एकार्थक मतलब एक अर्थ, अनेकार्थक मतलब कई अर्थ हो सकते हैं उसका। जैसे पिता, पिता सिंपल से रूप में बोले तो उसका स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, तो वो चीजें होता है। लेकिन कई जगह हम लोग जैसे इंग्लिश में कई वाक्य देखते हैं तो वैसी है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कल शब्द किस प्रकार का शब्द है, कल। तो कल का मतलब क्या होता है, एकार्थक है, अनेकार्थक है, पर्यायवाची शब्द है कि विलोम शब्द है, तो ये क्या है, अनेकार्थक है। कल का मतलब आने वाला कल भी होता है, और कल का मतलब क्या होता है, पीछे वाला कल भी होता है। आगे हम लोग देखते हैं जल संरक्षण का वाक्यांश के लिए सही विकल्प क्या है, तो जो पानी बचाए उसको क्या बोला जाता है, जल संरक्षक बोला जाता है। परोपकारी किस वाक्यांश के लिए उपयोग होता है, तो जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए क्या होता है, परोपकारी होता है। इसका पीडीएफ आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा दोस्तों, जो ग्रामर है पूरे हिंदी का उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कम कम एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल लेता तो मैं दिखाता बस आपको, तो उसको मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा कि कैसा वो पीडीएफ है। तो उसको मैं ये जैसे खत्म होगा फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि उसका पीडीएफ कैसा है। उसका पीडीएफ शानदार है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जैसे अगला हम लोग देखें भूखा का पर्यायवाची क्या है, तो भूखा का इसमें से कौन सा है, तो भूखा का क्या होगा, इसमें से अति भूख मतलब बहुत भूखा होगा। सही विलोम शब्द चुनिए, दीन, दीन का क्या है, सही विलोम शब्द, तो दिन का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, है ना। सुपरिचित का पर्यायवाची क्या है, सुपरिचित का पर्यायवाची, तो जो अच्छी तरीके से परिचित हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। पर्यायवाची बोला है मतलब सेम मीनिंग ना, तो प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या बोला जाता है, सुपरिचित मतलब अच्छे से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध ही है। सिर शब्द के अनेकार्थक कौन से हैं, तो सिर का अनेकार्थक क्या है, शरीर का सिर, हमारे शरीर का सिर, और किसी भी चीज का अग्रभाग या प्रधान भाग को क्या बोला जाता है, सिर। तो इसके दोनों आंसर होंगे, भाग 1 और भाग 2। तो इस प्रकार से हमारा ये 60 प्रश्न कंप्लीट होता है। और अब हम लोग देखने वाले हैं अपना 7वां भाग, और इस 7वां भाग को जैसे शुरू करते हैं उसके पहले मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं कंप्लीट व्याकरण का, उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। उसको आप कंप्लीट कर लेंगे और उसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा मिलेंगे ना, तो पूरा डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं, या कुछ कम भी पढ़ ले मेन मेन चीज को, तो भी वो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों ये है, इसमें बिल्कुल डिटेल से आपको मिलेगा कि एकदम डीप से मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रामर है, इसमें आपको बिल्कुल डिटेल से आपको मिलेगा पूरा, यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा व्याकरण का हिस्सा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल से। फिर आपको व्यंजनों के बारे में दिया गया है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेंगे तो वो बिल्कुल इसमें हमारे हिंदी का पता चल जाएगा। और ये हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो शब्द के बारे में है इतना बिल्कुल डिटेल से, किस प्रकार के शब्द होते हैं, फिर हम लोग विकारी शब्द, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। फिर संज्ञा को भी थोड़ा डिटेल से दिया है इसमें, संज्ञा के विकार प्रकार, फिर लिंग को भी दिया है, लिंग परिवर्तन और उसके, तो इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा है ना। कि यहाँ पर वचन, तो वचन देखिए बिल्कुल एक वचन बहुवचन को कितने अच्छे से दिया गया है, कारक को भी यहाँ पर अच्छा बाक्स बना के दिया गया है, ऐसा है ना। तो ये ग्रामर है, इसको मैं अभी नहीं, आप लोगों के लिए उतना ज्यादा क्लास ये चीज डिटेल से करने का मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ पूरे कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैं इसको पेपर समेत लिया हूँ। तो यहाँ पर देखो ये कारक को भी हमारा संबोधन तक बिल्कुल
डिटेल से दिया हुआ है और अच्छे से दिया हुआ है डिटेल। तो आपको इसके अलावा कहीं से भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हम लोग सर्वनाम देखें, बिल्कुल इसमें डिटेल से है। ये विशेषण है ना, इसका बिल्कुल अच्छे से इसमें एग्जाम्पल भी पर्याप्त रूप से दिया गया है। फिर क्रिया के बारे में, तो क्रिया के बारे में भी बिल्कुल आपको डिटेल से मिलेगा। इसके रूप जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो अविकारी शब्द मतलब अव्यय भी बिल्कुल आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और काल यहाँ पर देखो सबको, यहाँ पर जो बताया सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण और संदिग्ध मतलब पूर्ण और अपूर्ण, तो ऐसे करके जो चारों पांचों रूप है यहाँ पर सब रूप आपको मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल पर्याप्त है। ये वाच्य है ना, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबका यहाँ पर देखो कितने सारे सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वाक्य भी हम लोग देखते हैं, तो वाक्य भी हमको आपको डिटेल से मिल जाएगा। मतलब एक एक का, जैसे सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, और ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है। इसके देखो कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर केवल और है, यहाँ पर केवल परंतु है, यहाँ पर ये है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब ये पीडीएफ में आपको बिल्कुल इसका डिटेल से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। तो मैं आपको इसको सरसरी तौर से दिखा रहा हूँ कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये संस्कृत के वही उपसर्ग है, जैसे मैं बताया आपको कि कौन किसका उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है, जो हमारा ये आगे में लिखा है अभि, प्रति, परि, उ, ये सब चीज है ना। और ये हिंदी के उपसर्ग है, तो हिंदी के केवल इतने उपसर्ग है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फारसी के तो हमको ज्यादा नहीं, हिंदी का ध्यान रखना है और संस्कृत का थोड़ा पढ़ लेना है। फिर हमारा ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय को भी देखो कितना आपको अच्छे से दिया गया है डिटेल से। फिर उसके बाद संधि है, तो संधि में आपको दीर्घ स्वर, यण स्वर, ये सभी चीजें हैं। मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल हर चीज बेहतरीन ढंग से आपको मिलेगा। तो ये चीज आप देख लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें और आगे देखते हैं, तो ये समास भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, मतलब इससे, तो इसमें प्रश्न नहीं है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न इसमें नहीं है। इसमें अलंकार भी दिया हुआ है ना। अलंकार मैं नहीं लिया हूं, तो यहाँ पर अलंकार भी ये दिया हुआ है ना। तो ये और एक्स्ट्रा चीज है, समझ जाइए। तो ये अलंकार है, और इसका क्या है, थोड़ा विशेष जो बड़े एग्जाम होगा उसके लिए ये और बेहतर है। लेकिन यदि इसको, ये देखिए पर्यायवाची शब्द इसमें इतने सारे मिलेंगे। तो ये कितना सारा है, ये देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्द अभी जो हम लोग पढ़े जस्ट, और ये क्या है, पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाले, और ये विलोमनार्थी शब्द, विलोम शब्द मिलेंगे आपको। ऐसे करके कई सारे, इतने सारे आपको। और इसके बाद अनेक शब्दों का एक शब्द, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में आपको मैं बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ कि इसी प्रकार का ही पेपर आएगा, ये चीजें आएगा। अब आपको ये चीज आएगा, लेकिन उसमें भी 10 प्रकार की चीज है, तो इसको आप पढ़े रहोगे तो इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल कंप्लीट बनेगा, है ना। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ वो मॉडल है ना। और इसमें क्या है, पूरे सभी चीज है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर चीज है, ये कुछ ज्यादा ही मात्रा में है, तो इसको रीडिंग कर लेना। और ये कहावतें हैं, है ना। और इसमें और भी आपको मिलेगा। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है। तो ये चीज आप देखें कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप उसको देख लेंगे। तो दोस्तों अब हम 7वां अपना शुरू करते हैं। जैसे मैं उन्हें उसमें दिखा दिया डिटेल आपको, वो सभी चीजें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उससे देख लेंगे। इसमें हम लोग पार्ट में हम लोग कम रूप में देखते हैं, उसमें आप पूरे देखेंगे, इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर लोकोक्ति क्या होता है, साधारण भाषा में बोले तो हम लोग क्या होता है, वह वाक्य या मुहावरा जो संदेश, ज्ञान या जीवन मूल्यों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं। तो लोकोक्ति एक मुहावरा ही है मान के चलो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वो हमारे लाइफ में जो घटना होता है उससे रिलेट करके इसको बताया जाता है। तो ये मुख्य इसमें डिफरेंस है। जैसे अथ जल गगरी छल कट जाए का मतलब क्या होता है, जो ज्ञान थोड़ा है वह अधिक दिखावा करता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपनी कमियों को दूसरों पर दोष डालना, मतलब गलती खुद करना और दूसरे को उसका कारण बताना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम मात्रा में, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसे करके आपको लोकोक्ति मिलेंगे। इसको प्रोवर्ब या आइडियम से बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये ऐसे शब्द है, उसमें लोकोक्ति आपको 40-50 से भी ज्यादा मिल सकते हैं। और मुहावरे क्या होते हैं,
ऐसे शब्दों के समूह जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग होता है ना, वो क्या कहलाता है? मुहूर्त मतलब मुहावरा। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकोक्ति में क्या होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ बातों को उसमें बताया जाता है संक्षेप में, जबकि इसमें क्या होता है, जो शब्द रहते हैं उससे उसका मीनिंग क्या होता है, मुहावरा का अलग होता है, उससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का मिलता है। ये चीज हो जाता है इसमें, है ना। तो ऐसे, तो जैसे हम लोग देखते हैं आसमान छूना, अब इसमें बोला है कि आसमान को छूना, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा? बहुत ऊंचा होना, है ना, बहुत ऊंचा पहुंचना, मतलब हम लोग बहुत सफल हो जाना। तो ये चीज होता है। हाथ पैर फूलना, तो हाथ पैर नहीं फूलेगा, इसमें क्या हो जाएगा? बहुत थक जाना। तो देखो शब्द बिल्कुल अलग है और उसका मीनिंग अलग है। तो ये मुहावरा और लोकोक्ति में क्या होता है, थोड़ा सा हेयर लाइन डिफरेंस है, समझ जाओ। तो ये चीजें, दांतों तले उंगली दबाना, तो ना तो दांत का मीनिंग होगा ना तो उसके तले उंगली। तो गुप्त रूप से क्रोध या द्वेष रखना, ये थोड़ा सा, है ना, ये गुप्त रूप से ये थोड़ा सा अलग हो गया। ये शायद प्रिंट ये है कि दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या हो जाना? आश्चर्य होना, है ना। तो ये चीज होता है, हम लोग आश्चर्य होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? दांतों तले उंगली दबा लिया। लोकोक्ति अक्सर संक्षिप्त क्या देते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। क्या नोट टीप में इसमें लिखा है, नोट का मतलब क्या होता है? टीप। टीप मतलब विशेष चीजों को लिखा जाता है। लोकोक्ति अक्सर संक्षिप्त संदेश देता है, जबकि मुहावरा का है भाषा को सजीव और भावपूर्ण बनाता है। ये इसका मीनिंग होता है। परीक्षा में इनके अर्थ और प्रयोग पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्रयोग लगभग नहीं पूछा जाएगा, आपको मीनिंग ही पूछा जाएगा यहाँ, या प्रयोग दे दिया जाएगा और उसका उसमें पूछा जाएगा कि मुहावरा है उसका मीनिंग क्या होगा। प्रयोग दे दिया जाएगा, उसका उसमें पूछेगा मुहावरा क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ऐसा सा। तो ये चीजें आगे हम लोग इससे संबंधित 10 सवाल देख लेते हैं, है ना। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका क्या है? जो ज्ञान थोड़ा है वह क्या करता है? दिखावा अधिक करता है, ये इसका मीनिंग होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? अपनी कमियों को क्या करना? दूसरों पर दोष देना, वो क्या कहलाता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब क्या होता है? बहुत कम मात्रा में, जैसे किसी को कुछ चीज दिया तो वो मेरे को ऊंट के मुंह में जीरा जैसे दिया, मतलब भूख तुमको ज्यादा लगा और खाने को तुमको केवल एक रोटी देगा, तो उसको बोल सकते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जो चीजें हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करना, है ना, घर की चीजों की कदर नहीं करना। होटलों में जाते हैं हम, उसका वाह क्या स्वादिष्ट सब्जी है, दाल है, लेकिन तुम 4 दिन खाओ होटल में, तब तुमको पता चल जाएगा कि ये होटल की चीजें क्या है? बकवास है। हम लोग कभी कभी खाते हैं तभी तक उसका स्वाद है। आपको खुदा न खास्ता ऐसा, जब आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो जो हॉस्टलर लोग हैं देखोगे कुछ दिन खाते हैं फिर बीमार पड़ने लगते हैं होटलों से, तो फिर टिफिन बनवाते हैं, कोई घर में बनता है ऐसा, क्योंकि तेल तुम रोज ज्यादा नहीं खा सकते। सामूहिक खाना बनेगा उसमें तेल ज्यादा ही मात्रा में होगा और कई चीजें, तो यही चीजें इसका मीनिंग है। आसमान छूना का अर्थ क्या है? तो आसमान छूना का अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना, मतलब अच्छा श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करना होता है इसका मतलब। हाथ पैर फूलना का क्या अर्थ है? तो हाथ पैर फूलना का मतलब है बहुत ज्यादा थक जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब गुप्त रूप से क्रोधित होना, यहाँ भी वही चीज प्रिंट हो गया है। तो यहाँ क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य होना, या और कुछ इसका मीनिंग होता होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य होना ही होता है। सिर पर हाथ रखना, रक्षा करना या आशीर्वाद देना, इसका सही अर्थ होगा सिर पर हाथ रखना। मुंह मीठा करना, मुंह मीठा करना मतलब क्या होता है? मिठाई खाना, किसी का तारीफ करना, खुश होना या क्या होना? गाना गाना। तो किसी की तारीफ करना, ये क्या होता है? मुंह मीठा करना, है ना, प्रसन्नता जाहिर करना। नाक कट जाना, नाक कट जाना का अर्थ क्या होता है? बेइज्जत हो जाना या शर्मिंदा होना, इसको क्या बोला जाता है? नाक कट जाना। जिसमें नाक, वास्तव में नाक तो हमारा रहेगा ही, कटता नहीं, इज्जत से जुड़ा हुआ है वो। तो इस प्रकार से हमारा ये 7 भाग कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हमारा 8वां जो भाग है वो अपठित गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको कोई अपठित गद्यांश नहीं लूंगा, केवल हम उसके
टेक्निक के बारे में ज्ञात बात करेंगे कि कैसे गद्यांश देगा, उसके प्रश्नों का उत्तर हम लोग कैसे देंगे। जैसे इसके 4 तरीके हैं, है ना, तैयारी के टिप्स से मुख्य विचार और उप विचार को समझना है। जैसे आपको पैराग्राफ दिया है तो उसमें मेन चीज किसके बारे में बोला गया है उसको देखना है, फिर दूसरी चीज किसके बारे में बोला गया है उसको देखना है, और लेखक की दृष्टि और उद्देश्य को जानना है। मतलब वास्तव में फुल पेज ये जो पाठ है किसके बारे में है। जैसे हमको मान लो हमारे देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में बोला जाए तो वहां सैनिक होंगे, है ना, युद्ध होगा, उनका देशभक्त कुछ सैनिक होंगे, उनके बारे में होगा। लेकिन वहां पर मुख्य रूप से किसके बारे में बोला जा रहा है, देशभक्ति के बारे में। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और शब्दार्थ और कठिन शब्दों को भी ध्यान देना है, क्योंकि उसी के अंदर से आपको ग्रामर भी पूछा जाएगा। ऐसे भी आपको सवाल मिलेंगे। और वाक्यांशों का सही अर्थ समझना है, धीरे से और कई बार पढ़ना है ऐसे शब्दों को, ये ध्यान रखना है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो मुख्य प्रश्न का प्रकार होगा जिसमें मुख्य प्रश्न पूछा जाएगा, या मुख्य विचार, जैसे उसमें किस चीज के बारे में बोला गया है उससे प्रश्न आएगा। एक शीर्षक लिखने को आता है ना, आप देखे ही होंगे कि जो भी गद्यांश दे दिया जाएगा छोटा सा, प्रायः आपसे 5 नंबर का उसमें पूछा जाएगा, हिंदी में आएगा ही, है ना, 20 नंबर का है तो एक गद्यांश या पद्यांश दे देगा छोटा सा, और 3 से 5 क्वेश्चन। उसी से ग्रामर भी पूछ लेगा आपसे, एक आध संज्ञा सर्वनाम कुछ भी चीज पूछ लेगा, जैसे आजकल के पेपर में इंग्लिश वगैरह में होता है, एक दे के उसी के अंतर्गत ग्रामर को शामिल कर दिया जाता है आजकल। तो ऐसे करके हिंदी में भी वही चीज, और लेखक का उद्देश्य पूछेगा, उसका भावार्थ और जो मुख्य बिंदु है उसको, इसमें से इसी प्रकार के सवाल 4-5 प्रश्न बनेंगे। अब पठित पद्यांश देखेंगे तो पद्यांश का भी यही है कि अर्थ निकालने आना चाहिए, क्योंकि कई का अर्थ हमको देखोगे बिल्कुल अजीब सा होता है ना, कविता में तो नहीं आता, तो उसको आपको कई बार पढ़ना है और उसके मूल को समझना है कि वो कविता वास्तव में किस बारे में कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है ना। तो ये चीज आप देखेंगे। और इसमें भी जो प्रश्न है वो बिल्कुल सेम उसी के रूप में, प्रतीक रूप में किसका उपयोग किया गया है, जैसे कभी कभी उपमा अलंकार दे दिया गया है, किसी चीज की तुलना किसी से किया गया है ना, ऐसे कई चीज आपको मिलेंगे। साथ में इसमें कठिन शब्द ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कविता में क्या होता है, कई ऐसे शब्द आएंगे जो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य विचारों को समझना, शब्दार्थ और भावार्थ के संदर्भ में वाक्य पढ़कर उत्तर देना है, और इसमें लेखकों का और कवियों के अंश को भी पढ़ना है, ये चीजें। तो इससे संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं, हम लोग पैराग्राफ कोई नहीं लेते कि कैसे आपको हल करना है। अब पठित गद्यांश पढ़ने के बाद मुख्य विचार जानना क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, लेखक का संदेश समझने के लिए, केवल शब्द याद करने के लिए तो ये नहीं हो सकता, समय बचाने के लिए भी, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो सही से हम लोग देखें तो हमारा बी क्या होना चाहिए, सही आंसर है कि जो चीज लिखा है लेखक ने उसको हमको समझने के लिए हमको मुख्य विचार को उसके जानना होगा। अब पठित गद्यांश में कठिन शब्दार्थ कैसे समझना है, तो अब पठित गद्यांश में कठिन शब्दार्थ को कैसे समझ सकते हो आप, संदर्भ और वाक्य से या शब्दकोश से। तो सही उत्तर इसमें क्या लिया है, देखो संदर्भ और वाक्य से हम लोग उसका सही वाक्य पता कर सकते हैं, है ना, कि किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है ना। हल्का बोला जा रहा है तो हल्का यदि बोल रहा है तो रंग के रूप में बोला जा रहा है कि वजन के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। यदि रंग के लिए बोला जा रहा है हल्का, तो उसका कलर हल्का होगा, मतलब फीका कलर होगा। लेकिन यही वजन के लिए बोला जा रहा है हल्का, तो क्या होगा, उसका वजन हल्का होगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं अपठित पद्यांश में मुख्य विचार जानने का सही तरीका क्या है, तो केवल पहली पंक्ति को पढ़ना, छंद भाव और प्रतीकों को समझना ये सही हो सकता है, शब्दकोश को देखना और रचना को याद करना ये तो जरूरी नहीं है ना, तो पहला भी नहीं है, तो हमारे हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, है ना, छंद भाव और प्रतीकों को समझना। क्योंकि कविता में क्या है, आपको स्पष्ट रूप से कोई भी चीज आपको नहीं देगा। जैसे आप बिहारी जी की कविता पढ़ेंगे, हम लोग जैसे कई चीज हम लोग देखते हैं, तो सूरदास का भी जो कविता होता है ना, सूरदास जी का, तो वो भी क्या होता है, अलग होता है। या कभी कभी कबीर दास के दोहे हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसका भी मीनिंग थोड़ा सा अलग लिए होता है। तो कुछ ज्ञान की बातें हैं, तो उसमें ध्यान रखना है आपको।
आगे हम लोग देखते हैं अपठित गद्यांश को लेखक का उद्देश्य कैसे पता चलता है कि लेखक की शैली पर केवल शीर्षक को देखकर, मुख्य विचार और वाक्यों से, कविता देखकर। तो ये तो नहीं हो सकता देखकर, लेखक की शैली पढ़कर भी नहीं, इसका ये होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए हमारा, मुख्य विचार और वाक्यों से, है ना। मुख्य विचार जो रहेगा और उसके वाक्य में रहेगा, उससे उसका पता चलेगा हमको सही से। आगे है अपठित पद्यांश में कठिन शब्द का अर्थ समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो संदर्भ और छंद से हमको क्या निकालना है, अर्थ निकालना है पूरे का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपठित गद्यांश में शीर्षक का चुनाव कैसे करना है। तो शीर्षक का चुनाव हम लोग कैसे करेंगे कि मुख्य विचार और उसमें जो संदेश दिया गया है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, शीर्षक का चयन किया गया है ना। कि जैसे सैनिक हमारे देश के लिए जैसे लड़े, अभी जैसे जो जो भी हमारा जो सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो हमारे सैनिकों ने जो बदला लिया है ना, जो प्रहार किया, तो ये चीज जब हम बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, हमारी देशभक्ति से। तो उसका देशभक्ति हमारा क्या है, मुख्य मकसद है, तो वो चीज आ जाएगा, तो उससे आपको शीर्षक निकालना है। अगला है अपठित पद्यांश में कवि के भावार्थ को समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो पूरे अंश के भाव और प्रतीक को क्या करना होगा, समझना होगा, या शब्दों का शाब्दिक है, केवल पहली पंक्ति नहीं, संदर्भ भी नहीं देखना है, ये चीज नहीं, तो पूरे अंश को हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अपठित पद्यांश में तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे देना है आपको, पाठ में लिखे ही तथ्य से देना है, अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं देना है। जो पाठ में दिया, पाठ में मतलब जो पद्यांश में या गद्यांश में दिया है उसी में से ही उत्तर निकाल के आपको उत्तर देना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अपठित पद्यांश में कठिन प्रतीक को कैसे समझे। तो कठिन प्रतीक को कैसे समझना है, याद करके नहीं, बल्कि क्या करना है, पूरे संदर्भ को या पूरे पद्यांश से आपको उसका प्रतीक को समझना है। अपठित गद्यांश में मुख्य विचार निकालने का उद्देश्य क्या है। तो क्या है इसका, लेखक का संदेश और उद्देश्य जानने के लिए, है ना, निकालने का उद्देश्य कि कैसे हम उसका मुख्य उद्देश्य निकालते हैं, तो उसको बार बार पढ़े और उसको हम लोग जाने कि वास्तव में लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 8 भाग और 80 प्रश्न हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसमें हर एक भाग शामिल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही 100 प्रश्न आएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें कोर्स में है, ये आपको पढ़ना है, और इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध भी करा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, साथ में आपका प्रैक्टिस और रिवाइज भी करा रहा हूँ अच्छे से। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा आपको तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे और भी ऐसे ही पांचों जो भाग के हैं उसको 100 प्रश्न का जो आपको ऐसे ही लॉन्ग वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये हमारा 9वां भाग अब शुरू होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा 9वां भाग, और इसमें हम लोग देखते हैं बर्तनी। तो शब्दों को सही अक्षरों के क्रम में लिखना ही क्या होता है, बर्तनी, मतलब उसमें जो मात्राएं होता है और अक्षर है उनको, तो बर्तनी जैसे 2 अक्षर वाले शब्दों में ये का सही स्थान होना, है ना, छोटे ई, बड़े ई या आ का, तो ये चीजें होता है। संयुक्त अक्षर का सही प्रयोग, समान उच्चारण वाले शब्दों का सही प्रयोग करना, ये सब चीज होता है। आगे हम लोग देखते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्यों को स्पष्ट रूप से देने के लिए। जैसे यहाँ पर विराम चिन्ह हम लोग देखते हैं 7 विराम चिन्ह है। जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कब लगाते हैं, जब वाक्य समाप्त हो जाता है। अल्प विराम कब लगाते हैं, वाक्य में थोड़ी सी रुकावट के लिए। प्रश्नवाचक कब लगाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। विस्मयादि बोधक कब लगाते हैं, जब आश्चर्य हो, हर्ष प्रकट करना हो या क्रोध प्रकट करना हो। सुनो, तो ऐसे सुनो के बाद लगेगा ये चिन्ह, है ना। ओ, ओ के बाद लगेगा, है ना, ओ राजा, ऐसे करके, या हे राजा, ऐसे जो भी शब्द बोला जाता है तो उसको ओ माई गॉड या हे भगवान, मतलब इंग्लिश में ओ माई गॉड और हिंदी में हे भगवान के पास ऐसा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अल्प विराम वही है ये वाला अल्प विराम,
है ना। जटिल वाक्यों में मतलब ऐसे जगह में ये चीज कुछ दूसरा बोलते हैं। कोष्टक क्या है? अतिरिक्त जानकारी के लिए। और उदाहरण चिन्ह, अब पास्ट आपके ऐसा चिन्ह बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में किसी के शब्द या संवाद के लिए, कि राम ने बोला तो राम ने बोला उसके बाद ये चिन्ह लगाते हैं, और वो जितना चीज बोलेगा उसको इसके अंदर में लिखा जाता है, तब उपयोग किया जाता है। सामान्य अशुद्धियां और उनका सुधार, तो जिसमें कई सारे ऐसा स्कूल गेल गया, ऐसा कुछ चीज मिलेगा। स्कूल गया, गया सही है इसका, है ना। राम खेलता है, एक वचन कर्ता के लिए क्या उपयोग होता है उपयोग होता है, न कि है। वह किताबें पढ़ती है, तो पढ़ती है मतलब पढ़ती स्त्रीलिंग है, क्रिया का सही रूप अलग होगा, है ना। तो ये पढ़ती नहीं आएगा, ये वाला पढ़ती आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरे को पता है, तो मेरे को पता है नहीं होगा वो, बल्कि क्या होगा, मुझे होगा। तो मेरे को नहीं बोला जाता, मेरे को क्या है, अशुद्ध है, उसके लिए एक शब्द क्या है, मुझे है। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द, तो इस भाग में हम लोग 10 सवाल देखेंगे वाक्यों के शुद्धिकरण के वर्तनी से रिलेटेड। जैसे सही वर्तनी इसमें से क्या है, तो सही वर्तनी कौन सा है इसमें से, पिता। पिता का वर्तनी पूछा गया, पीत, पिता, 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 तो इसका सही वर्तनी कौन सा है, बी हमारा है पिता, है ना। और आपको घुमा के बिल्कुल सही से आपको दिया जा सकता है पिता। सही वर्तनी इसमें से कौन सा है, आप देखोगे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, तो आप खुद आश्चर्य रह जाओगे कि इसमें से कौन सा है। स्कूल है कि ये, इसमें तो चलो डबल एल लिख दिया है, तो ये गलत है ना, मान के चलो। तो दो हमारा ऑप्शन हो गया। अब इन दोनों में देखो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आप लिखने को बोलेंगे तो आप लिख लोगे, लेकिन ऐसे जब देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी अरे यार छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ लगा डालेंगे या बड़ा ऊ, जबकि स्कूल में क्या होता है, हमेशा बड़ा ऊ होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान आना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा या हम लोग देखे रहेंगे तभी आपका पेपर में बनता है। कभी कभी कई लोग ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हमको सब आता है, और पेपर में जानते हैं तो जब सेम सेम से आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहां पर आपको टाइम लग जाएगा, या आप उसी में गलती कर डालोगे। तो इसलिए हमको कई बार पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ये सारी चीज आपके लिए किया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको। पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है, तो कब होता है, वाक्य के समाप्त होने पर होता है। अगला हम लोग देखते हैं अल्प विराम का प्रयोग कब होता है, तो कब होता है, इसमें पूर्ण विराम के लिए, प्रश्नवाचक के लिए और उदाहरण के लिए अलग होता है ना। तो हमारा कौन सा इसका सही आ जाएगा, थोड़ी देर रुकावट के लिए होगा इसका अल्प विराम। और ऋण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो ऋण चिन्ह का प्रयोग सिंपल सा है, प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है ना। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, अल्प विराम के लिए नहीं, वाक्य समाप्त करने के लिए नहीं, क्रोध या हर्ष प्रकट करने के लिए किया जाता है ना। ये एपास्ट्रॉफी के बीच में ऐसा लगा है, मतलब ये वाले चिन्ह का उपयोग करना है ना, ये वाले चिन्ह का उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखना। हमको किस चिन्ह का प्रयोग करना है, ये वाले चिन्ह का, है ना। ये वाले चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, आश्चर्य में या क्रोध में या हर्ष प्रकट करते हैं, तब करते हैं। याहू ऐसे, तो याहू के बाद भी ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी ऐसे करके बोलते हैं, तो वहां पर भी ये चीज किया जाता है। मतलब ओ माई गॉड तो दोनों समय बोला जाता है, खुशी में भी और ये में भी, दुख में भी, या कुछ अनहोनी या आश्चर्य हो तब भी हम बोलते हैं। तो ये चीज का मेरे को पता है, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, मुझे पता है ना। बताया अभी ऊपर में ही इसको। राम खेलता है, देखो इसमें भी वही चीज है, खेलता है दिया है, जबकि ये क्या हो जाएगा, राम खेलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खेलता है। इसमें खेलते हैं दिया है, खेलती है, तो ये सब क्या है, गलत है। वह किताबें पढ़ती है, वह किताबें पढ़ती हैं, तो यहाँ पर वो पढ़ती नहीं आएगा, बल्कि कौन सा पढ़ती आएगा, ये सही स्पेलिंग होगा, पढ़ती है। स्त्रीलिंग कर्ता के लिए स्त्रीलिंग कर्ता पढ़ती ही सही होगा, पढ़ता है नहीं होगा ना, स्त्रीलिंग रहेगा तो। और कोष्टक का प्रयोग कब होता है, तो कोष्टक का प्रयोग कब होता है, अच्छा अधिक जानकारी के लिए होता है ना। और उदाहरण के लिए क्या प्रयोग होता है, ये चीज प्रयोग होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 9 भाग कंप्लीट होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे।
क्योंकि आपको उसका पीडीएफ और हर एक वीडियो का आपको क्रमवार वहीं से आपको मिलेगा, हर चीज का, हर एग्जाम का। और पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चीजें बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, और मेरे ब्लॉग चैनल टीजे ब्लॉग 82, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे ब्लॉगिंग चैनल टीजे ब्लॉग 82 को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इस भाग से आपको सवाल मिलेंगे ही। मतलब ये मान के चलिए कि मैंने 10 भाग लिया है, तो हर भाग से आपको दो दो सवाल मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं सवाल बताया वही नहीं आएगा, लेकिन सेम वैसी सवाल आएगा, ये चीज का आपको पक्का है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लगभग आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है इसमें, हिंदी में मतलब सफिशियंट है। मैं जो आपको पीडीएफ, 2 पीडीएफ दूंगा, ये प्रश्न वाला और वो ग्रामर वाला, ये आपके लिए पर्याप्त है। और यदि आप बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं तो आप उसको जारी रखिए, उसको छोड़िए मत, है ना। लेकिन यदि आप कम पढ़ते हैं, सिंपल, जैसे अधिकांश लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो कंप्लीट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ या हमारे भाई बहन को जानता हूँ जो 2 घंटे या 1 घंटे पुस्तक में बोले तो उनके लिए दिक्कत भरा हो जाता है, जबकि मोबाइल चलाना या टीवी देखना या मोबाइल पर मूवी देखना, सीरियल देखना, ये 4 नहीं 8 घंटे तक कर सकते हैं। तो इस दौरान आप सीरियल थोड़ा छोड़ दीजिए, रील्स छोड़ दीजिए और सभी चीजें छोड़कर केवल इसका वीडियो देखिए। तो इसमें मैंने गणित का कंप्लीट और इसका सबका बिल्कुल कंप्लीट आपको बना के दे रखा है। उससे आपका एग्जाम जरूर बिना कोई बुक पढ़े केवल वीडियो देख के भी निकल सकता है, बशर्ते आप सही से हर पार्ट को तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रमुख साहित्यकार और काव्यों के बारे में देखते हैं। तो हमारे यदि इतिहास की भागों को देखें तो इसमें हम लोग जो हमारे प्राचीन इतिहास है हिंदी साहित्य का, उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग इसको बांटते हैं। और इसमें से हम लोग देखें तो पहला जो, वैसे 4 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 ही भाग मुख्य रूप से कर लिए हैं, है ना। मतलब भक्ति काल से हम सीधा शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले वाले को हम लोग नहीं लिए। मतलब 15वीं से 17वीं शताब्दी तक को लिए हैं हम लोग। तो मुख्य इसके साहित्यकारों के रूप में देखें हम, तो भक्ति काल के जो मुख्य साहित्यकार हैं वो कौन है? कबीरदास जी, तुलसीदास जी। और इनके रचनाओं को हम लोग देखें तो सरल भाषा में सामाजिक और सुधार का संदेश देते हैं। जबकि कबीरदास जी की प्रमुख जो है वो साखियां है और दोहे इसका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें उसके कविताओं को या दोहों को क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया है या एकत्र किया गया है। तुलसीदास जी के बारे में देखें तो तुलसीदास जी क्या है? लेखक हैं, भक्ति और नीति परक काव्य लिखते हैं। और इसकी प्रमुख रचनाओं में क्या है? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है ना, कवितावली है। ऐसे बहुत सारे, रत्नावली के बारे में जो भी, मतलब ऐसे बहुत सारे वली वली करके भी इसके काव्य है। सूरदास जी के बारे में देखें तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, और तुलसीदास जी ये क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि है। और इन दोनों क्या है? ये सगुण भक्ति शाखा के हैं। और ऐसे करके देखिए कबीरदास, तो कबीरदास जी किस भक्ति शाखा के हैं? निर्गुण भक्ति शाखा के। तो आपको ध्यान रखना है, ये निर्गुण भक्ति शाखा, और ये जो कबीर और तुलसी है ये क्या है? सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला हम लोग देखते हैं 17वीं से 19वीं शताब्दी, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? रीतिकाल। रीतिकाल में मुख्य रूप से क्या है? जो श्रृंगार और कुछ विशेष चीजों पर ही ध्यान दिया गया है। जैसे इस समय के जो कवि हैं वो केशव और घनानंद जी, घनानंद और बिहारी है, जो इस काल में देखेंगे तो श्रृंगार रस और काव्य अलंकारों का ये समय था। श्रृंगारिक जो भी काव्य लिखे गए हैं वो प्रायः इसी समय लिखे गए हैं। अब बिहारी का जो है वो सबसे ज्यादा है, बिहारी सतसई या सटीक जिसको बोलते हैं, तो ये चीज है। और ये प्रमुखतः छंद और अलंकार के प्रमुख कवि है। जबकि केशव जी क्या है? श्रृंगार रस और काव्य अलंकार के हैं। घनानंद क्या है? भक्ति और श्रृंगार के मिश्रित काव्य है। जबकि आधुनिक काल में हम लोग देखते हैं, मॉडर्न इरा में, ये 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रमुख कौन है? इसको भी ऐसे डीप पढ़ेंगे तो कई भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ सामान्य रूप से पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये
प्रमुख साहित्यकार है। ये नाटक और गद्य के विकास में इनका योगदान प्रमुखता से है। इनका जो प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो कालिदास का है न? इसका ये नाटक है बोल रहा है, तो ये थोड़ा गलत है यहाँ पर, है न? अगला है प्रेमचंद जी, तो सामाजिक यथार्थवाद के लेखक है और इसको कहानीकार माना जाता है। इसके बहुत सारे कहानी हैं, ये सब उपन्यास से है, समझ लो, गोदान, गबन, निर्मला, है ना, बहुत सारे चीज हम लोग जो पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, जैसे परीक्षा वगैरह है, और कई सारे चीज हम लोग पढ़े हैं अपने क्लासों में, तो वो सब प्रेमचंद जी के हैं। जयशंकर प्रसाद का हम लोग देखते हैं आधुनिक काव्य और नाटक है। ये प्रेमचंद क्या है, सामाजिक ये यथार्थवाद के लेखक है। इसकी जयशंकर प्रसाद का ये सबसे मशहूर है कमायनी और अर्धयम। इसको थोड़ा नहीं, लेकिन कमायनी आपको ध्यान रखना है, ये जयशंकर प्रसाद का है। महादेवी वर्मा का, तो महादेवी वर्मा क्या है, छायावाद की प्रमुख कवि है और नीम की नीड़ जीवन से बड़े, ये इसका बहुत मशहूर कविता है। तो यह ये काव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोला जाता है, ये राष्ट्रभक्ति और वीर रस के कवि हैं। और इसका प्रमुख रचना में क्या है, रश्मि रथी और कारावास है। तो इनको, इसके अलावा जो मैं पीडीएफ दिया हूँ उसमें आपको बहुत सारे साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है, तो उसका अध्ययन आप जरूर करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक काल का साहित्य भाषा शैली और विषय के आधार पर अलग अलग है। और परीक्षा में क्या है, साहित्यकार का नाम, रचना और काल अक्सर आपको पूछा जाएगा। तो ये चीज काल को, तीनों काल, चारों कालों को, कि खासकर आपको क्या है, आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति शाखा, भक्ति शाखा में आपको क्या है, अलग अलग काल से पूछ दिया जाता है कि ये जो है ना, रसखान पूछ देगा, रसखान किस भक्ति शाखा के हैं, राम की है कि कृष्ण के है, तो कृष्ण के है हो, है ना। इसी प्रकार से आपको पूछ देगा कि निर्गुण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, ऐसे करके आपको पूछ सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड 10 प्रश्न और अंतिम हम 10 प्रश्न देखते हैं। कबीर किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो कबीर जी जो है वो भक्ति काल के क्या है, प्रमुख कवि हैं। और ये जानते हो 15वीं 16वीं शताब्दी के, और ये निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है इसमें से, तो रामचरित मानस इसका सबसे प्रमुख रचना है। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय क्या है, तो सूरदास जी किसके कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के। तो कृष्ण, इसमें मीराबाई भी है, तो उसको भी ध्यान रखना है ना, मीराबाई और कई चीजें। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो बिहारी किस काल के कवि हैं, रीति काल के। बिहारी क्या है, श्रृंगार रस के कवि हैं, ये खास आपको ध्यान रखना है ना, श्रृंगार रस की ये कवि हैं। खास इसके कविताओं में श्रृंगार का बहुत ज्यादा वर्णन मिलेगा और बहुत डीपली वर्णन मिलेगा। कई सारे जो बिहारी सतसई वगैरह है और कई चीज देखोगे तो श्रृंगार रस से बिल्कुल ओत प्रोत है इसका, हर नायक नायिका का बिल्कुल एकदम डीपली हर चीज का वर्णन किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं प्रेमचंद की प्रमुख रचना कौन सी है, तो प्रेमचंद का सबसे प्रमुख रचना कौन सा है, गोदान, एक उपन्यास है ना, भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था को इसमें दर्शाया गया है। और इसमें हम लोग देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, नाटक और गद्य के विकास के लिए प्रसिद्ध है। नाटक लिखते थे और गद्य के विकास के लिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना क्या है, तो जयशंकर प्रसाद का हम लोगों ने प्रमुख रचना देखा अधर्यम, अधर्यम, ये इसकी प्रमुख रचना है। और एक क्या है, कमायनी। काव्य और नाटक दोनों में योगदान है जयशंकर प्रसाद का, तो ये ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा किस साहित्य आंदोलन की कवित्री है, तो ये किसकी है, छायावाद का, है ना, छायावाद, छायावादी कवि ही कवित्री है, ये ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का प्रमुख भाव क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर क्या है, राष्ट्रभक्ति और वीर रस के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रश्मि रथी की रचना किसने की, तो इसमें से देखो रश्मि रथी की रचना किसने की, अभी बताए हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रश्मि रथी इनकी क्या है, रचना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ इस वीडियो के
जितने भी पीडीएफ हैं उसका आपको वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।